So, good morning, all of you. Welcome you all in the new chapter, chapter 11 of class 8, force and pressure. Okay, चलिए आइए हम लोग आज पढ़ते हैं नया चैप्टर force and pressure के बारे में. So, in class 7 you have learned how object move. class 7 में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे ऑब्जेक्ट, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो किस तरह से मूव करता है. ठीक है. डू यू रिकॉल हाउ वी कैन डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फास्टर देन द अदर. क्या आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डाल करके ये रिकॉल कर सकते हैं कि कैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव फास्टर कर रहा है, अलग मतलब जो और ऑब्जेक्ट्स है उससे वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा मतलब तेज भाग रहा है. ठीक है. तो ये हम लोग को कैसे पता चलेगा? बिल्कुल ये स्पीड से पता चलेगा. स्पीड ही तो ये बताएगा ना कि ये ऑब्जेक्ट ज़्यादा फास्ट है, ये ऑब्जेक्ट स्लो है. ओके, नाउ व्हाट इज स्पीड? व्हाट डज द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट्स. ठीक है. अगर जो डिस्टेंस है, कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस है, कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है एक यूनिट टाइम में. फॉर एन इंस्टेंस मान लीजिए कि मेरा 100 किलोमीटर जो है एक ऑब्जेक्ट, एक कार है, वो 1 आवर में ट्रैवल करता है और वही दूसरा कार है वो 1 आवर में 500 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर लेता है. तो बताइए कि किसका स्पीड ज़्यादा है? ऑफकोर्स जो कार सेकेंड वाली है जो 1 आवर में 500 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है उसका. ओके, सो यहाँ से हम लोगों को स्पीड का भी आंसर पता चलता है. द डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंडिकेट्स स्पीड. ओके, व्हाट इज स्पीड? The distance moved by an object in unit time indicates speed. You also know that a moving object like a ball rolling on the ground slows down. आप लोगों ने ये भी नोटिस किया होगा कि जो बॉल रोल करता है ग्राउंड पे वो कभी कभी स्लो डाउन कर जाता है. समटाइम्स इट मे चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. और कुछ टाइम क्या होता है कि उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाता है. चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कि जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मान लीजिए कि एक बॉल है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है और जाते जाते वो फिर अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर लेता है. ठीक है. तो दैट इज कॉल्ड द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन. It is also possible that the ball may slow down and also change its direction. और कभी कभी क्या होता है, बॉल जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, मतलब कि धीरे हो जाता है और अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है. Have you ever wondered what makes an object slow down or go faster or change its direction of motion? कभी भी आप लोगों ने ये वंडर किया है, कभी सोचा है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है ऐसा क्या चीज़ है जो उसको स्लो डाउन कर देता है, या कभी उसका स्पीड फास्टर हो जाता है, या कभी वो अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर लेता है. ओके, तो यहीं से तो हमारे फोर्स का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है. ठीक है, कि फोर्स ही जो होता है वो किसी भी चीज़ पे लगा अप्लाई किया जाता है तो उसके स्पीड को बढ़ा देता है, उसके डायरेक्शन को भी चेंज करता है और उसको स्लो डाउन भी कर सकता है. तो चलिए धीरे धीरे हम लोग अपने चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं. लेट अस रिकॉल सम ऑफ आवर एवरीडे एक्सपीरियंसेस. व्हाट डू यू डू टू मेक अ फुटबॉल मूव? अब हम लोग रिकॉल करते हैं डे टू डे लाइफ में हम लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको. हम लोगों को के पास अगर एक फुटबॉल होगा तो उसको मूव कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे? व्हाट यू डू टू मेक अ मूविंग बॉल मूव फास्टर. अब मान लीजिए एक फुटबॉल है जो कि फास्ट मूव कर ही रहा है, उसको और फास्ट कराने के लिए क्या कीजिएगा? तो क्या कीजिएगा, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल है वो मूव कर रहा है तो आप फोर्स अप्लाई कर दीजिएगा तो वो और तेज़ी से भागेगा. ओके, हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप अ बॉल. और गोल कीपर, आप लोगों ने फुटबॉल का खेल तो देखा ही होगा, तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि जैसे इस तरह से रहता है, यहाँ पे गोल कीपर है और यहाँ से फुटबॉल आ रहा है तो गोल कीपर इसको फोर्स अप्लाई करके फुटबॉल को रोक देता है ताकि गोल ना हो. ओके, यानी कि हाउ डज अ गोल कीपर स्टॉप्स अ बॉल? बाय अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉल. A hockey player changes the direction of the moving ball with a flick of a stick. और किस तरह से एक हॉकी प्लेयर जो होता है एक झटके में फ्लिक ऑफ स्टिक से क्या करता है, बॉल का जो डायरेक्शन होता है उसको चेंज कर देता है. यस, ऑफ कोर्स बाय अप्लाइंग द फोर्स अगेन. यानी कि हम लोग जो मूविंग बॉल है उसको स्पीड भी फास्टर कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स, उसको रोक सकते हैं बाय अप्लाइंग फोर्स. ओके, हाउ डू फील्डर्स स्टॉप्स अ बॉल हिट बाय अ बैट्समैन. आप लोगों ने क्रिकेट के तो सारे बच्चे शौकीन होते हैं बहुत, तो आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि बैट्समैन जो होते हैं वो बॉल को मतलब छक्का मारने की कोशिश करते हैं, चौका मारने की कोशिश करते हैं, और जो फील्डर्स होते हैं वो बिल्कुल से बॉल को रोक लेते हैं, फोर्स अप्लाई करके बॉल को रोक लेते हैं. ठीक है.
In all these situations, the ball is either made move faster or slower or its direction of motion is changed. और ये जो सारी situations पे हमने बात की, तो इसमें क्या होता है, या तो बॉल को फास्ट मूव कराया जाता है या स्लो हो जाता है उसका स्पीड, या उसका डायरेक्शन ऑफ जो मोशन होता है वो बदल जाता है. ओके, हाउ? बाय अप्लाइंग फोर्स. सिंपल. We often say that a force has been applied on a ball when it is kicked, pushed, thrown और flicked. ओके, ये भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी बॉल को किक किया जाता है या पुश किया जाता है या फेंका जाता है या झटका दिया जाता है, तो ये सारे सिचुएशंस में भी हम लोग फोर्स ही अप्लाई करते हैं. What is a force? Now the question arises. यहाँ फोर्स के बारे में तो बहुत बात हो गई कि फोर्स ये कर सकता है, वो कर सकता है, बट अब बात आती है कि फोर्स होता क्या है. ओके, एंड व्हाट कैन इट डू टू द बॉडीज ऑन विच इट इज़ अप्लाइड. फोर्स और क्या कर सकता है फोर्स जब किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाए. तो फोर्स का अगर हम लोग बात करें तो फोर्स व्हाट इट इज़ जस्ट सिंपल पुश और पुल. किसी भी चीज़ को या तो हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसी को सिंपल लैंग्वेज में हम फोर्स कहते हैं. और आगे हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि जब ये पुश और पुल किसी बॉडी पे होता है तो क्या कंडीशन उस बॉडी का होता है. वी ऑल सीक आंसर्स टू सच क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ठीक है, इन्हीं प्रश्नों का उत्तर हम आगे इस चैप्टर में खोजेंगे. इज दैट क्लियर? नाउ वी विल कम हियर. क्या है आगे? फोर्स. व्हाट इज फोर्स? अ पुश और अ पुल. ठीक है. एक्शंस लाइक पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग, पुशिंग, पुलिंग आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ओके, एक्शंस लाइक यानी क्या क्या? पिकिंग, किसी चीज़ को उठाना, खोलना, बंद करना, किक करना, पैर से हिट करना, मारना, लिफ्ट करना, नीचे से किसी चीज़ को ऊपर करना, फ्लिकिंग, झटका देना, पुश करना, ठीक है, धक्का देना, पुल, उसको खींचना, आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब सर्टेन टास्क. ये सारे जो टास्क हैं ये हम लोगों को ये कुछ ये कुछ एक्शंस हैं जो कि बता रहे हैं कि इसमें इस तरह के एक्शंस में फोर्स अप्लाई किया जाता है. Each of these actions usually results in some kind of change in state of motion of an object. और क्या होता है, ये सारे actions में जो हमारा बॉडी है उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो रहा है. अब मान लीजिए दरवाज़ा है, दरवाज़ा लगा हुआ है, उसको पुश किए, क्या होगा? मोशन चेंज हुआ, रेस्ट से वो मूविंग में आया. बॉल है, उसको झटका मारे, क्या हुआ? रेस्ट से वो मूविंग में आया. अब मान लीजिए मूविंग बॉल है, उसको हम हाथ से रोक दिए, वो क्या हुआ? मूविंग से रेस्ट में आ गया. तो हर कंडीशन में क्या हो रहा है, उसका अपना कुछ इनेट स्टेट था, इनेट मोशन में था. या तो कोई चीज़ रेस्ट पे था या तो कोई चीज़ मूविंग था. तो जो मूविंग था वो रुक गया. ओके, और जो रुका हुआ था उस पर हम फोर्स अप्लाई किए तो क्या हुआ कि जो रुका हुआ था वो मूव करने लगा. कैन दीज टर्म्स बी रिप्लेस्ड इन विथ वन और मोर टर्म्स? लेट अस फाइंड आउट. ठीक है, तो क्या ये जो सारा लिफ्टिंग, पुटिंग, हिटिंग, पुलिंग एंड पुशिंग, फ्लिकिंग, ये सारे जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स के बदले हम एक या दो टर्म्स में ये सबको रिप्लेस कर सकते हैं. यानी घुमा फिरा के ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसी दो या एक दो चीज़ों के अंतर्गत आ रही हैं. चलिए हम इस बात को भी फाइंड आउट करते हैं. ओके, नाउ देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 11.1 है. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है. In table 11.1 gives some example of familiar situation involving motions of objects. You can add more such situation or replace those given here. ठीक है, आप कुछ और situations को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और रिप्लेस भी कर सकते हैं. Try to identify action involved in each case as a push or pull and record your observation. One example has been given to help you. ठीक है, आपको यहाँ पे पुश और पुल मतलब कि कोई भी एक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन, तो आपको ये दिखाना है कि पुश हो रहा है, पुल हो रहा है. देखिए फॉर एन इंस्टेंट आपके लिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. ठीक है, चलिए आइए हम यहाँ पे 1 नंबर को देखते हैं. मूविंग अ बुक प्लेस्ड ऑन अ टेबल. टेबल पे एक बुक है, उसको हम मूव कर रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या है? पुशिंग है, पुश कर रहे हैं. पुल भी कर रहे हैं, खींच भी सकते हैं. लिफ्टिंग भी हो रहा है इसमें. ठीक है, तो एक्शन कैन बी ग्रुप्ड एज पुश हो रहा है, यस. पुल हो रहा है, यस. ओपनिंग और शटिंग अ डोर. ओपनिंग और शटिंग में क्या कर सकते हैं हम? इसको क्या क्या कह सकते हैं कि पुश तो हो ही रहा है, इसमें पुश हो रहा है ना भाई, पुश हो रहा है. या जब बंद करेंगे तो पुश होगा और खींच करके खोलेंगे तो पुल होगा. ड्रॉइंग अ बकेट ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल.
तो पुश हो रहा है, ठीक है। पानी का जो बाल्टी भर कर के हम खींचते हैं कुआं से तो क्या होता है, पुश करते हैं उसमें। अ फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनाल्टी किक, तो उसमें क्या होता है, पेनाल्टी किक जब लेता है तो क्या करता है फुटबॉल प्लेयर, पुश करता है। ओके। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय बैट्समैन, क्रिकेट का जो बॉल होता है उसको बैट्समैन जब ऐसे मारता है तो क्या करता है, ऑफ कोर्स पुश करता है। मूविंग अ लोडेड कार्ट, जो हम लोग लोडेड कार्ट होता है उसको जब हम लोग खींचते हैं तो क्या करते हैं, ऑफ कोर्स पुल करते हैं। ओपनिंग अ ड्रॉवर, ऑफ कोर्स पुल करते हैं। तो देख लीजिए कि ये सारे सिचुएशंस को हम लोग क्या किए कि दो टाइप्स में, पुश और पुल में चेंज कर दिए। सो हम लोग ये कह सकते हैं फोर्स इज नथिंग बट पुश और पुल। डू यू नोटिस दैट ईच ऑफ द एक्शन कैन बी ग्रुप्ड as push or pull or both? Can we infer from these that to move an object it has to be push और पुल्ड? यानी कि यही बात तो मैंने आप लोगों को पहले भी समझाई कि क्या ये जो लिफ्टिंग किकिंग है ये सब कुछ को हम लोग पुश और पुल में कैटेगराइज कर सकते हैं। यस, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग को पता चलता है कि अ पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हम लोगों को मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। व्हाट इज फोर्स? पुशिंग एंड पुलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। व्हाट इज फोर्स? A push or a pull on an object is called force. That is very important point. आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। Thus, we can say that the motion imparted to the objects was due to the action of the force. When does a force come into play? Let's find out. यानी कि इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि मोशन जो होता है किसी भी चीज़ का वो क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स लगा हुआ है। कोई भी इस चीज़ स्पीड में बॉल अगर घूम रहा है तो क्यों घूम रहा है, क्योंकि बॉल के ऊपर फोर्स लगाया गया है, पुश किया गया है। हम दरवाज़ा को खींच रहे हैं, ड्रॉवर को खींच रहे हैं, तो ड्रॉवर को क्यों खींच नहीं पा रहे, क्योंकि उसमें पुल लगाया गया है, यानी कि फोर्स लगाया गया है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोशन है तो क्यों है, दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ फोर्स। ओके, व्हेन डज अ फोर्स कम इनटू प्ले? लेट अस फाइंड आउट। और अब ये फोर्स के बारे में तो पता चल गया, व्हाट इज फोर्स, पुश एंड पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। और ये फोर्स कब आता है प्ले में, कब ये जो फोर्स होता है ये हमारा एक्शन में आता है। नाउ फोर्स आर ड्यू टू एन इंटर रिएक्शन। इंटर रिएक्शन मतलब एक दूसरे पे, दो ऑब्जेक्ट्स का एक दूसरे पे जो रिएक्शन होता है उसको इंटर रिएक्शन कहते हैं। सपोज अ मैन इज स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार, विल द कार मूव ड्यू टू हिज प्रेजेंस? ऑफ कोर्स नॉट। एक कार खड़ा है, ठीक है, उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, अब उसके खड़े रहने से क्या कार घूम जाएगा? बिल्कुल नहीं। सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश द कार, दैट इज ही अप्लाइज द फोर्स ऑन इट, द कार में बिगिन टू मूव ओके इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब क्या होगा, देखिए यहाँ पे आदमी खड़ा है कार के पीछे, कार बिल्कुल घूमे मूव नहीं करेगा। अब उस पर क्या किया, पुश किया, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया उसी डायरेक्शन में जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करने लगा। यानी कि कोई भी चीज़ अगर मूव करता है फोर्स अप्लाई करने पे तो वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई किया गया है। इज दैट क्लियर? नोट दैट द मैन हैज़ टू पुश द कार टू मेक इट मूव। मतलब कि अगर हमको कार को मूव कराना है तो हमको उस पर पुश करना होगा, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करना होगा। नाउ सी 11.3 हु इज़ पुशिंग हुम। इसमें आपको पता चल रहा है कि कौन किसको मूव कर रहा है, पुश कर रहा है। नाउ 11.3 हु इज़ पुलिंग हुम, इसमें पता कर सकते हैं आप कि कौन किसको पुल कर रहा है, नहीं ना। शोज 3 सिचुएशंस दैट मे बी फेमिलियर टू यू। आप लोगों ने ऐसा गेम भी देखा होगा, दोनों एक दूसरे का कलाई पकड़ के लड़कियां झूमर टाइप का खेलती हैं। अच्छा, उसके बाद ये सिचुएशन भी आप लोगों ने देखा होगा, कुश्ती लड़ने टाइप का सिचुएशन है, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन से आप लोग दोनों जो है सो अवगत हैं, आप लोग तो अवगत होंगे। कैन यू डिसाइड हु इज पुलिंग एंड हु इज पुशिंग इन दीज केसेस? कौन पुल कर रहा है, कौन पुश कर रहा है, क्या इसको आप पता कर सकते हैं? नो। Both the girls appear to push each other, while the pair of girls in figure 11.3b are trying to pull each other. देखिए यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रही हैं, पुल कर रही हैं। और ये जो है हमारा 11.3a है, इसमें ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहा है, पुश कर रही हैं, ठीक है। Similarly, the cow and the man in figure 11.3c
appear to pull each other, यानी कि ये जो आपका फिगर है इसमें जो किसान है वो बुल को क्या कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ कि चलो काम करने. द गर्ल्स इन द टू सिचुएशन शोन हियर आर अप्लाइंग फोर्स ऑन ईच अदर. ये जो दोनों सिचुएशन था उसमें गर्ल्स जो है एक दूसरे के ऊपर जो है सो फोर्स लगा रही है. इट इज़ ऑल्सो ट्रू फॉर द मैन एंड द काउ. ये जो मैन और काऊ वाला जो फिगर है इसमें भी ये ट्रू है कि देखिए ये बुल कह रहा है हम काम करने नहीं जाएंगे तो ये आदमी के ऊपर लगा रहा है फोर्स, ये आदमी कह रहा है नहीं चलो काम करने तो ये आदमी जो है सो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, यानी ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी कैन इन्फर दैट एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट मस्ट बी इंटरैक्ट फॉर अ फोर्स कम इन टू प्ले. ठीक है तो कम से कम अब मान लीजिए कि किसी को कोई पीटने लगा 10 आदमी तो एक ही इंसान पे 10 लोग तो फोर्स लगा ही रहे ना, तो उसमें भी फोर्स का एग्जाम्पल. लेकिन कम से कम 2 लोगों का इंटरैक्शन होना चाहिए. ठीक है, फोर्स को प्ले में आने के लिए 2 लोगों का कम से कम इंटरैक्शन होना चाहिए. Thus an interaction of one object with the another object results in the force between the टू ऑब्जेक्ट. इस तरह से जो इंटरैक्शन है वन ऑब्जेक्ट का वो दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ होना चाहिए, तभी फोर्स जो है वो 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगेगा. इज दैट क्लियर? नाउ सो एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, लेट अस ट्राई टू लर्न मोर अबाउट फोर्सेस. चलिए हम लोग और फोर्स के बारे में अब एक्सप्लोर करते हैं और फोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं. अब देखते हैं एक्टिविटी 11.2. चूज़ अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और अ बॉक्स. एक हैवी ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक टेबल हो गया या बॉक्स हो गया, विच यू कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड. ठीक है, जो हैवी ऑब्जेक्ट है जैसे कि टेबल और बॉक्स है उसको आप मूव कर सकते हैं सिर्फ जब आप उसको, जैसे कि टेबल है या बॉक्स है, इसको खूब ज़ोर से अगर हम पुश करते हैं तो हम लोग कर सकते हैं. ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योर सेल्फ. और आप इसको पुश करने का कोशिश कीजिए खुद से ही. कैन यू मूव इट? Now ask your one of the friends to help you in pushing in the same direction. Okay, it is easier to move in now. Can you explain why? देखिए एक टेबल लीजिए, उसको आप खुद से फोर्स लगाइए और उसको हिलाने की कोशिश कीजिए, उसको मूव करने की कोशिश कीजिए. अब अपने एक फ्रेंड को बोलिए कि वो भी आपकी मदद करे टेबल को मूव करने में. तो क्या होगा, जब आप अकेले टेबल को मूव करेंगे तो आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन जब 2 लोग मिल करके एक ही टेबल को मूव करने का कोशिश करेंगे तो आपका फोर्स कम लगेगा और आपके फ्रेंड का भी फोर्स कम लगेगा. अच्छा ठीक है, इस चीज़ को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ कि जब 2 लोग मिल करके उसी टेबल को मूव कर रहे थे तो फोर्स कम लगा और जब हम अकेले उस टेबल को मतलब मूव कर रहे थे तो जो फोर्स है वो ज़्यादा लगा. नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट, बस आस्क योर फ्रेंड टू पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड. अब क्या कीजिए कि एक टेबल है, आप इधर से उसको पुश कीजिए, अपने फ्रेंड को बोलिए कि इधर से पुश करें. ठीक है जैसे कि ये जो 11.4 है इसमें ऐसा हो रहा है कि 2 लोग हैं, एक इधर से फोर्स लगा रहा है एक इधर से फोर्स लगा रहा है. ओके, डज द ऑब्जेक्ट मूव? ऑफ कोर्स नहीं मूव करेगा. इफ इट डज नोट द डायरेक्शन इन विच इट मूव्स. मान लीजिए कि करता भी है तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि नोट कीजिए कि किस डायरेक्शन में वो मूव किया. कैन यू गेस वाई वन ऑफ यू इज अप्लाइंग कैन यू गेस विच वन ऑफ यू इज अप्लाइंग लार्जर फोर्स. आप गेस कर सकते हैं कि दोनों में से कौन सा जो है वो ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहा है. ओके देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है, जब एक ही चीज़ पे हम 2 लोग मिल करके फोर्स लगाते हैं. ठीक है, मान लीजिए इस टेबल को मूव करने के लिए 30 न्यूटन का जो है फोर्स का ज़रूरत है. ये लगाया 15 न्यूटन, ये लगाया 15 न्यूटन. सेम डायरेक्शन में अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो जो दोनों फोर्स होता है वो ऐड होता है तो रिजल्टेंट फोर्स मिलता है. ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया तो. अगर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया तो एक तो बात है कि ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा वो जिस तरफ से ज़्यादा फोर्स लगाया जा रहा है उस डायरेक्शन में करेगा. मान लीजिए कि ये 30 न्यूटन का फोर्स लगाता है, ओके, और ये 20 न्यूटन का फोर्स लगाता है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका 30 - 20 इज इक्वल टू 10 न्यूटन. ऊपर से ये 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, यानी कि जो बॉक्स है वो इस तरफ मूव करेगा. ये 20 न्यूटन का लगाते रह जाए उससे कोई मतलब नहीं है, बॉक्स मूव करेगा और इधर मूव करेगा. ओके, ऐसे भी हमारी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में भी होता है. इसीलिए तो हम लोग कहते हैं झगड़ा मत कीजिए, एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगाइएगा, झगड़ा कीजिएगा तो क्या होगा, दोनों का एनर्जी वेस्ट होगा.
वही अगर हम लोग मिल करके किसी चीज़ को करेंगे तो क्या होगा, वो काम हो जाएगा। हैव यू एवर सीन द गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? टग ऑफ वॉर एक गेम होता है, क्या आप लोग उस गेम को देखे हैं? इन दिस गेम टू टीम्स पुल एट द रोप इन अपोजिट डायरेक्शंस। मेंबर ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। देखिए ये देख रहे हैं, ये है टग ऑफ वॉर। ये क्या है? टग ऑफ वॉर गेम। इसमें क्या हो रहा है, इधर के लोग हैं इस तरफ रस्सी को खींच रहे हैं, इधर के लोग हैं इस तरफ की रस्सी को खींच रहे हैं। तो जिस तरफ ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा, जिधर का लोग, मान लो इधर का लोग ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ये लोग इधर चली जाएगी, ठीक है। और इधर का लोग अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया तो ये लोग इधर चला जाएगा, ओके। और जो जिस तरफ का मतलब जिस तरफ की रस्सी जो है, सो जिस तरफ का लोग गिर गया वो हार गया, और जो लोग खड़े रह गया, ठीक है, तो वो लोग जीत गए। यानी कि अगर इधर का फोर्स ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इन लोग इस तरफ से आएगा और इसके ऊपर गिर जाएगा, ठीक है। तो ये लोग जीत गया, इस तरफ इन लोग को खींच नहीं पाया। और ये लोग अगर इसको खींची तो क्या हुआ, इन लोगों का फोर्स ज़्यादा रहा, ओके, तो ये लोग जीतेगा। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। इट नॉट सिमिलर टू द सिचुएशन सोन इन फिगर 11.3b, ठीक है। द टीम दैट पुल्स हार्डर, that is applies a larger force finally wins the game। अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आप खींचा खींची कर रहे हैं तो जो रस्सी है वो मूव ही करे। कभी कभी होता है कि दोनों तरफ का फोर्स सिमिलर है तो वो मूव ही नहीं करेगा। और कभी क्या होगा कि जो ज़्यादा ज़ोर से पुल कर रहा है वो जो है सो ज़्यादा फोर्स के साथ ये कर रहा है तो वो गेम को जीत जाएगा। वॉट डू दीज एग्जाम्पल्स सजेस्ट अबाउट द नेचर ऑफ फोर्स? ये सारा जो हमारे एग्जाम्पल है ये क्या फोर्स का क्या नेचर हम लोगों को बताता है। फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू वन अनदर, ठीक है। जब हम लोग किसी भी फोर्स को एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, जैसे मान लीजिए 10 न्यूटन का लगाएं, 10 न्यूटन का लगाएं, तो ये जो फोर्स होगा ऐड टू वन अनदर, यानी कहने का मतलब कि ये दोनों फोर्स मिल करके इस चीज़ को मूव करेगा। Now recall what happened when you and your friend push the heavy box in same direction in activity 11.2। activity 11.2 एक बार फिर से हम आपको दिखाते, देखिए इसमें यही था ना कि दो लोग मिलकर के एक डायरेक्शन में बॉक्स को लगा रहे थे, तो क्या हो रहा था, इजिली बॉक्स मूव हो गया था। ओके, अब क्या है आगे देखते हैं। इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन व्हाट विल हैपन? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेज। तो नेट फोर्स क्या होगा आपका, जो डिफरेंस होगा दोनों का। यानी मान लीजिए कि एक बॉक्स है, इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, इधर से 20 न्यूटन लग रहा है। इस केस में अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 20 माइनस 10 यानी कि 10 न्यूटन। अब मान लीजिए एक बॉक्स है, सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन 10 न्यूटन, रिजल्टेंट क्या होगा आपका 10 न्यूटन प्लस 10 न्यूटन 20 न्यूटन, ठीक है। आई बात समझ में? यानी कि सेम डायरेक्शन में फोर्स ऐड ऑन होगा, अपोजिट डायरेक्शन में नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, दोनों में से माइनस करके निकालेंगे, ठीक है। ओके, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व इन द एक्टिविटी 11.2? व्हेन बोथ ऑफ यू वेयर पुशिंग द हेवी बॉक्स फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। जब अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे थे तो जो हमारा लार्जर वाला जो था, ठीक है, जिस तरफ लार्जर फोर्स लग रहा था उस तरफ ही हम लोग मूव कर पा रहे थे, ओके। रिकॉल दैट इन द टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड, recall that in tug of war when the two teams pull equally hard the rope does not move in any direction। tug of war में क्या होता है कि जब दोनों एक दूसरे को इक्वली मतलब बराबर मात्रा में, इधर से भी फोर्स लग रहा है इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, रोप जो है वो किसी डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, ठीक है। सो वी लर्न दैट अ फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन द अदर और इक्वल टू ईच अदर। The strength of the force is usually expressed by its magnitude. What is magnitude? The strength of force is called magnitude. Okay. Now, we have also to specify the direction in which the force act. Also, if the direction or magnitude of the applied force changes, its effects also changes.
हम लोगों को क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि डायरेक्शन जो होता है वो फोर्स का वो किस तरफ एक्ट कर रहा है, ठीक है। वी हैव ऑल्सो स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, किस तरफ से जो फोर्स है वो लग रहा है। इफ़ द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स चेंजेस इट्स इफेक्ट्स ऑल्सो चेंजेस। कहने का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स अगर चेंज होगा तो उसका इफेक्ट भी चेंज होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको इंस्टेंस दे रहे हैं, उससे आपको समझ में आएगा। एक बॉक्स है, अभी इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे, फिर हम इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे थे। इधर 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो बॉक्स जो है इधर मूव करेगा, ठीक है, ऐसे मूव करेगा। अब क्या हुआ कि इधर का आदमी बदल गया, ठीक है, सेम जगह। अब ये 20 न्यूटन का आदमी आ गया। अब तो अभी तो ये जो बॉक्स था ये इस तरफ मूव कर रहा था, लेकिन जैसे ही स्ट्रेंथ बदला यानी मैग्नीट्यूड फोर्स का बदला, बॉक्स इधर मूव करेगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे कहा जा रहा है। Does it means that the net force on an object is zero if the two forces acting on it in opposite direction are equal? Of course, नेट फोर्स अगर दोनों तरफ से बराबर का फोर्स लग रहा है, ठीक है, मान लीजिए इधर भी 10 न्यूटन इधर भी 10 न्यूटन, तो हमारे पास क्या था, रिजल्टेंट फोर्स के लिए क्या करते थे हम लोग, माइनस करते थे ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो 10 - 10 क्या होगा, 0, ठीक है ना। अगर दोनों तरफ बराबर फोर्स लगेगा तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ऑफ कोर्स। आइए अब आगे देखते हैं कि क्या कह रहा है। इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके, हाउएवर द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ये है कि देखिए, एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे मोर देन वन फोर्स, एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो इफेक्ट होगा वो पूरे रिजल्टेंट जो नेट फोर्स होगा उसका, मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन इधर से 10 न्यूटन फिर 5 न्यूटन, ओके, और इधर से 10 न्यूटन इधर से 5 न्यूटन। तो ये जो सेम डायरेक्शन वाला है 10 + 5 टोटल कितना हुआ 15, इधर से क्या हुआ 10 + 10 + 15 इधर से 25, तो इधर का रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा 25 - 15 यानी कि 10। इसको थोड़ा सिंपलर वे में एक बार और समझा देते हैं। देखिए क्या कह रहा है। इन जनरल मोर देन वन फोर्स में बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इन जनरल ये भी हो सकता है कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक से ज़्यादा काम कर रहा है। इज दैट क्लियर, एक से ज़्यादा काम कर रहा है, लेकिन नेट फोर्स जो रिजल्टेंट होगा आपका कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा वो नेट फोर्स से होगा कि कितना नेट फोर्स है। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या है, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा इट विल ऐड ऑन, अपोजिट डायरेक्शन में होगा डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है, दोनों तरफ इक्वल होगा, नेट फोर्स क्या होगा 0 होगा। गॉट इट, ओके। नाउ अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। फोर्स जो है वो क्या करता है, स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। स्टेट ऑफ मोशन किस स्टेट में है, वो रेस्ट में है, मूव कर रहा है, ठीक है, यही होता है स्टेट ऑफ मोशन। लेट अस नाउ फाइंड आउट व्हाट हैपेंस व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। अब फाइंड करते हैं कि क्या होता है अगर फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, ओके। एक्टिविटी 11.3, टेक अ रबर बॉल, प्लेस इट ऑन अ लेवल सरफेस सच एज अ टेबल टॉप और अ कंक्रीट फ्लोर। एक रबर का बॉल लीजिए, उसको टेबल के ऊपर रखिए या कंक्रीट फ्लोर के ऊपर रखिए। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। अब धीरे से उस बॉल को पुश कीजिए। डज द बॉल बिगिन टू मूव, पुश कीजिएगा तो थोड़ा सा मूव करेगा ही। पुश द बॉल अगेन वाइल इट इज स्टिल मूविंग, धीरे धीरे वो बढ़ रहा है तो उसको एक बार और पुश कर दीजिए। इज देयर एनी चेंज इन इट्स स्पीड, येस ऑफ कोर्स, तेज़ी से और बढ़ेगा, उसका स्पीड जो है सो इंक्रीज करेगा। मान लीजिए कि ये बॉल है, इसको पुश किए, मूव किया, अब धीरे धीरे ये लुढ़क रहे, एक बार और पुश कर दिए तो स्पीड इसका इंक्रीज होगा ना, येस ऑफ कोर्स। नेक्स्ट, प्लेस योर पाम्प इन फ्रंट ऑफ मूविंग बॉल। अब क्या कीजिए कि बॉल जो है वो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, यहाँ पे अपना हाथ रख दीजिए, ठीक है, और तुरंत हटा दीजिए, हाथ रख के तुरंत हटा दीजिए। तो क्या होगा, रिमूव योर पाम्प एज सून एज द मूविंग बॉल टचेज इट। तो क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगा, ठीक है। डज योर पाम्प अप्लाई अ फोर्स ऑन द बॉल, हल्का सा तो फोर्स लगा तभी तो डिक्रीज हुआ। वॉट हैपन्स टू द स्पीड ऑफ द बॉल नाउ, ठीक है, डज इट इंक्रीज और डिक्रीज, ऑफकोर्स डिक्रीज हुआ। वॉट वुड हैपन इफ यू लेट योर पाम्प होल्ड द मूविंग बॉल। अब क्या होगा अगर मूविंग बॉल पे, अभी तो क्या कह रहे थे हम लोग कि बॉल मूव कर रहा है, अगर कोई मूविंग बॉल है तो उसके ऊपर झटकी, मतलब
पाम्प को रखिए और तुरंत हटा लीजिए, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि वो जितना भी स्पीड से मूव कर रहा है एकदम अपने हथेली को रखे रहो, तो क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। एक्टिविटी समझ में आया? एक्टिविटी क्या है, सिंपल है, एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि एक बॉल लो, उसको टेबल के ऊपर रखो, ठीक। वो धीरे धीरे मूव करेगा, उसको पुश कर दो तो वो धीरे धीरे मूव करेगा। वो धीरे धीरे मूव कर रहा है तो एक बार और पुश कर दो, तो क्या होगा, स्पीड बढ़ा। अब जब जिस भी स्पीड से वो जो बॉल है मूव कर रहा है, तो एक बार अपने पाम को उसको छुओ, जस्ट टच करो और हटा दो, तो थोड़ा सा स्पीड डिक्रीज करेगा। फिर जिस भी स्पीड से वो डिक्रीज स्पीड से बॉल मूव कर रहा है, पाम को क्या करो कि उस बॉल के ऊपर एकदम रख ही दो रोकने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा। गॉट इट? चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। You might recall similar situation. For example, while taking a penalty kick in a football, the player applies a force on the ball. ठीक है, इसी तरह का सिमिलर सिचुएशंस आप लोग देखे होंगे कि प्लेयर जो है फोर्स लगाता है पेनाल्टी किक जब फुटबॉल में होता है तो। बिफोर बीइंग हिट द बॉल वॉज एट द रेस्ट एंड सो इट्स स्पीड वॉज 0. द एप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल. क्या होता है कि मतलब किक मारने से पहले जो बॉल होता है वो रेस्ट पे होता है, और जब किक मारते हैं तो वो क्या हो जाता है, मूव करने लगता है गोल की तरफ, ठीक है। सपोज द गोल कीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल. बाय दिस एक्शन द गोल कीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन अ मूविंग बॉल. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका गोल हो गया, इसको किक मारे, ये मूव करने लगा। अब गोल कीपर क्या करेगा, इसको रोकेगा बॉल को कि ये गोल में ना जाए, ओके। The force applied by him can stop or deflect the ball, saving a goal being scored. ठीक है, तो गोलकीपर का तो काम ही यही है कि बॉल को वो बचाएगा ना स्कोर करने से, ठीक है। तो क्या होगा कि जब हम फोर्स अप्लाई किए तो या तो बॉल रुक जाएगा या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओके। इफ़ द गोल कीपर सक्सीड इन स्टॉपिंग द बॉल इट्स स्पीड डिक्रीजेस टू 0. अगर वो उसको रोक लिया तो उसका स्पीड जो होगा वो 0 हो जाएगा. These observations suggest that a force applied on an object may change its speed. मतलब कि ये ऑब्जर्वेशन से हमको क्या पता चलता है कि फोर्स अगर किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो उसका स्पीड बदल जाता है, ठीक है। इफ़ द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज. वेरी गुड. यहाँ पे देखिए what happens, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि what happens when the force applied to an object is in the same direction. क्या होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स को लगाया जाए तो क्या होगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जाए तो क्या होगा, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको एकदम ध्यान से समझिएगा. बॉल है, बॉल मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, इसका स्पीड बढ़ेगा. गॉट इट? स्पीड इंक्रीज करेगा. जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं, स्पीड कम होगा, ठीक है. स्पीड क्या होगा, डिक्रीज होगा. अपने डे टू डे लाइफ से समझिए, आप पढ़ रहे हैं, आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई मदद कर रहा है, अच्छा से तैयारी करोगे. आईएएस का तैयारी कर रहे हैं, चलो यार थोड़ा सा घूम के आते हैं, चाय पी के आते हैं, स्पीड क्या होगा, डिक्रीज करेगा. यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें अगर कोई आपको हेल्प करता है, आपका स्पीड उस काम को करने का तेज होगा. डिस्टर्ब करता है, क्या होगा, डिक्रीज होगा. उसी तरह से एकदम कॉमन और प्रैक्टिकल बात है, अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, स्पीड बढ़ेगा. फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जो है आपका स्पीड जो होगा वो कम होगा, ओके. कुछ यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग लगाने वाला बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ओके. नाउ इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन देन इट रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट. गॉट इट? यही बात तो मैंने आप लोगों को पहले ही समझा दिया. आई हैव सीन चिल्ड्रंस competing with one another in moving with rubber tire or a ring with pushing it. ये देखिए वो चक्का वाला गेम, कि चक्का है उसको डंडा से मारते रहते हैं और बच्चे compete करते हैं. आई नाउ अंडरस्टैंड वाई द स्पीड ऑफ द टायर इंक्रीजेज वेन एवर इट इज पुश्ड. अब हम लोगों को समझ में, और वो देखोगे कि डंडा से बार बार मारते रहता है, ठीक है, कि कॉन्स्टेंटली उसका जो स्पीड होता है ना वो बढ़ता चला जाता है, ओके. टू मूव अ टायर फास्टर इट हैज़ टू बी पुश्ड रिपीटेडली. मतलब उसका जो टायर है उसका स्पीड को मतलब फास्ट रखने के लिए बार बार उसको डंडा से
पुश किया जाता है। गॉट इट। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन ओनली चेंज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। लेट्स अस फाइंड आउट। अच्छा, क्या पहेली ये जानना चाहती है, क्यूरियस मतलब जानने के लिए उत्सुक है, कि क्या जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स को अप्लाई करते हैं, उससे सिर्फ किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड ही चेंज होता है और कुछ नहीं होता है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक एक्टिविटी 11.4। नाउ टेक अ बॉल एंड प्लेस इट ऑन द लेवल सरफेस एज यू डिड इन एक्टिविटी 11.3। जैसे 11.3 में हम लोगों ने किया था, टेबल के ऊपर एक बॉल रखा था या कंक्रीट फ्लोर के ऊपर रखा था, उस तरह से एक बॉल को कंक्रीट फ्लोर या फिर टेबल के ऊपर रख देंगे। मेक द बॉल मूव बाय गिविंग इट अ पुश। बॉल को मूव करा देंगे पुश से, ठीक है, पुश करेंगे, बॉल मूव करने लगेगा। नाउ प्लेस अ रूलर इन इट्स पाथ एज शोन इन फिगर 11.8। एक रूलर स्केल को जिस तरफ वो मूव कर रहा है उस तरफ हम लोग रख देंगे। देखिए यहाँ पे ये रख दी, मूव करने लगा। एक स्केल है यहाँ पे, इस तरह से डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा था, स्केल को रख दिए तो क्या हुआ, चेंज हो गया डायरेक्शन। समझ में आया? देखिए यहाँ पे In doing so, you would apply a force on the moving ball. Does the ball continue to move in the same direction after it strikes the ruler? क्या होगा कि इस तरह से जब हम रूलर को रख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में बॉल, मूविंग बॉल जा रहा था, तो क्या बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करेगा रूलर से टकराने के बाद? नहीं। Repeat the activity and try to obstruct the moving ball by placing the ruler in such a way that it makes different angles to the path. और इसी को आपको रिपीट करना है, डिफरेंट एंगल जो है सो रूलर का चेंज करना है। इन ईच केस योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर स्ट्राइक्स द रूलर। आपको ये जो है सो ऑब्जर्व करना है कि जब हम एंगल रूलर का बदल रहे हैं तो बॉल का जो स्ट्राइक है वो किस किस तरफ हो रहा है। ओके, इज दैट क्लियर? A ball set in motion by pushing it along a level surface and the direction of the motion of the ball after it strikes the ruler placed in the path. तो क्या होगा जब हम लोग रूलर लगा देंगे मूविंग बॉल के रास्ते में, तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगा। ओके, यानी कि इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि जो फोर्स है वो सिर्फ स्पीड को इंक्रीज या डिक्रीज नहीं करता है, वो चेंज इन डायरेक्शन भी करता है, स्टेट ऑफ मोशन को भी बदलता है। Okay, let us consider some more examples. In a game of volleyball, players often push the moving ball to their teammates to make a winning move. ठीक है, क्या होता है वॉलीबॉल में, एक प्लेयर यहाँ है, एक प्लेयर यहाँ है, ये क्या किया, किक किया, इधर गया, ये किक किया, ये इधर गया। ओके, जीतने के लिए समटाइम्स द बॉल इज रिटर्न टू द अदर साइड ऑफ द कोर्ट बाय पुशिंग और स्मैशिंग इट। और अदर साइड में क्या जाता है, पुश करके या उसको स्मैश करके, पिचका के। In cricket, a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. क्या होता है, बैट्समैन है, ठीक है, बॉल आया, बैट से मारा, क्या किया, फोर्स अप्लाई किया। Is there any change in the direction of the motion of the ball in these cases? क्या डायरेक्शन ऑफ मोशन बदला? Of course बदला। In all these examples, the speed and the direction of the moving ball change due to the application of force. ये दोनों ही केसेस में क्या हुआ कि डायरेक्शन भी चीज़ों का बदला और उसका स्पीड भी चेंज हुआ। ओके, कैन यू गिव अ फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस काइंड? क्या इस तरह का और एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं? आपके दिमाग में हो तो आप दीजिए। अ चेंज इन आइदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ इज डिस्क्राइब्ड एज द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो उसका जो स्पीड बदलता है, उसका जो डायरेक्शन बदलता है, जिस तरफ वो मूव कर रहा था, या दोनों ही होता है फोर्स लगाने के बाद, तो इसको ये डिस्क्राइब क्या किया जाता है, इसको ही क्या कहते हैं, चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। इसी बात को हम कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट हैज़ चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। जो ऑब्जेक्ट है उसका स्टेट ऑफ मोशन बदल गया। दस अ फोर्स में ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वी कैन से डैट कि फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन किसे कहते हैं। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन किसको कहते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड और जो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसको हम लोग स्टेट ऑफ मोशन कहते हैं। स्पीड को
किसी भी ऑब्जेक्ट का और जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन को, उसको स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है। ठीक है, फोर्स जो है वो स्टेट ऑफ मोशन को बदल सकता है, यानी कि जब स्टेट ऑफ मोशन को बदला, हम ये कह रहे हैं कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, मतलब क्या? स्पीड को भी बदल दिया और डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी बदल दिया। द स्टेट ऑफ रेस्ट इज कंसिडर्ड टू बी द स्टेट ऑफ जीरो स्पीड। स्टेट ऑफ रेस्ट, कोई चीज रेस्ट में कब है? जब उसका स्पीड जीरो है। एन ऑब्जेक्ट मे बी एट द रेस्ट और इन मोशन, बोथ आर इन द स्टेट ऑफ मोशन। देखो, अगर जीरो स्पीड पे है तो भी उसको स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे, ठीक है, और अगर स्पीड में है, मूव कर रहा है, तो भी उसको स्टेट ऑफ मोशन बोलेंगे। ओके, does it means that the application of a force would always result in the change in state of motion of the object? Let us find out. Okay, तब इसका क्या मतलब है कि क्या फोर्स के अप्लाई करने से हमेशा ही जो स्टेट ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट का वो बदलता है? तो हाँ, बदलता ही है। मान लीजिए कि कोई चीज़ मूव कर रहा है और उसको हम हाथ से मतलब हाथ लगा दिए तो वो रुक गया, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदला ना। ठीक है, मान लीजिए कि कोई किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, हम ऑब्स्टिकल कर दिए और थोड़ा सा पुश कर दिए, तो वो क्या हुआ? स्पीड लगाने से वो डिफ्लेक्ट हो गया, उसका चेंज हो गया। तो हमेशा ही वो तो कुछ, अगर फोर्स लगाओगे तो दोनों में से कोई एक चीज़ तो होगा ही। Now come, it is common experience that many a time application of force does not result in change in state of motion. For example, a heavy box may not move at all even if you apply maximum force that you exert. ठीक है, हर समय ऐसा नहीं होता है कि आप स्टेट ऑफ मोशन जो है सो फोर्स लगा करके बदल दीजिएगा। जैसे अगर दीवार है, दीवार को कितना भी धक्का दीजिए वो थोड़ी ना मूव करेगा। नो इफेक्ट ऑफ फोर्स इज ऑब्जर्व्ड व्हेन यू ट्राई टू पुश अ वॉल। कोई जो है सो इफेक्ट फोर्स का नहीं ऑब्जर्व किया जाएगा जब तुम किसी दीवार को पुश करने मतलब पुश करोगे तो। ओके, फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है। सम सिचुएशंस हैव बीन गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 11.2 इन विच ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव। ठीक है, कुछ सिचुएशन 11.5 में दी। कॉलम 2 ऑफ टेबल सजेस्ट द मैनर इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट वाइल कॉलम 3 शोज अ डायग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉलम 1 जो है 11.2 का ऑब्जेक्ट जो है सो इसमें दिखा रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो फ्री है कि नहीं मूव करने के लिए। कॉलम 2 जो है टेबल का वो सजेस्ट कर रहा है मैनर जिसमें कि ये बता रहे हैं इन विच अ फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ईच ऑब्जेक्ट, कि ईच ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है या नहीं। कॉलम 3 शोज द डायग्राम ऑफ द एक्शन, और कॉलम 3 जो है सो शो कर रहा है डायग्राम। ठीक है, नाउ ट्राई टू ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ फोर्स इन एज मेनी सिचुएशंस एज पॉसिबल। ठीक है, तो आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या इफेक्ट हो रहा है फोर्स का उस सारे ऑब्जेक्ट पे। यू कैन ऑल्सो एट सिमिलर सिचुएशंस यूजिंग अवेलेबल मटेरियल्स फ्रॉम योर इन्वायरमेंट। जो भी अवेलेबल मटेरियल्स है आपके इन्वायरमेंट में, उससे आप ये बता सकते हैं कि क्या इन्वायरमेंट में मतलब कि क्या फोर्स अप्लाई करने पे चेंज हो रहा है। नोट योर ऑब्जर्वेशंस इन कॉलम 4 एंड 5 ऑफ द टेबल। अपना ऑब्जर्वेशन जो है सो कॉलम 4 और कॉलम 5 में से आपको नापना है। ओके, स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ओके, नाउ देखिए, अ लंप ऑफ डो ऑन अ प्लेट। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन क्या है? एक लंप ऑफ डो है, प्लेट पे दिया हुआ। नाउ हाउ टू अप्लाई फोर्स यहाँ पे दिया हुआ। डिस्क्रिप्शन ऑफ सिचुएशन यहाँ पे है दिया हुआ। अ लंप ऑफ डो इन अ प्लेट दिया हुआ है कि सिचुएशन क्या है। फिर फोर्स किस तरह से अप्लाई किया जा रहा है उसका डायग्राम दिया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो रहा है कि नहीं? तो ये तो नहीं हो रहा है, मूव तो नहीं कर रहा है वो। ठीक है, शेप बदल रहा है कि नहीं? बिल्कुल शेप बदल रहा है। यस, शेप तो बदल रहा है। स्प्रिंग फिक्स्ड टू द सीट ऑफ द बाईसाइकिल बाई सिटिंग ऑन द सीट। तो क्या होगा कि आप जो स्प्रिंग है यहाँ पे इसके ऊपर बैठिएगा तो क्या होगा? ये दब जाएगा, शेप चेंज हो रहा है। अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। नाउ अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक नेल फिक्स्ड ऑन अ वॉल। एक हुक नेल है, ठीक है, तो एक रबर बैंड जो है वो सस्पेंडेड है और वो नीचे की तरफ जो है सो खींचा जा रहा है उसको। तो क्या हो रहा है? शेप चेंज हो रहा है। येस, इट इज चेंजिंग।
अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस्ड बिटवीन टू ब्रिक्स। देखिए 2 ब्रिक्स है, उसके बीच में एक प्लास्टिक स्केल है और बीच में हम एक वेट डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, शेप चेंज कर रहा है। येस इट इज चेंजिंग। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि हम लोग अगर फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी चीज़ पे, तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन नोटेड इन 11.2। ठीक है, टेबल 11.2 से क्या पता चलता है कि अगर हम लोग फोर्स किसी भी चीज़ पे अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, उसका शेप चेंज होगा। What happens when you apply a force on an inflated balloon by pressing it between the palms? अगर inflated फुला हुआ बैलून है, ये जो मान लीजिए हम लोग एक फुला हुआ बैलून ले रहे हैं, ठीक है, और उसको दोनों पैम्स के बीच में रखेंगे और दबाएंगे, तो क्या होगा, जो बलून का शेप है वो तो चेंज करेगा ही। What happens to the shape of a ball of a dough when it is rolled to make a chapati? अगर कोई आटा का जो टुकड़ा है उसको लेकर के प्रेस करेंगे तो क्या होगा, चपाती बनेगा ही। हाँ बिल्कुल बनेगा। वॉट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल? क्या होगा अगर आप एक किसी रबर बॉल को प्रेस कीजिएगा टेबल पे, तो उसका शेप चेंज होगा, वो पिचकेगा। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू शो दैट द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट में चेंज इट्स शेप। जो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, यानी किसी भी चीज़ के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसका शेप बदल रहा है। Having performed all the above activity, you would have realized that a force may make an object move from rest. क्या होगा, फोर्स अप्लाई करने से अगर कोई चीज़ मूव कर रहा है तो वो रेस्ट में आ सकता है। May change the speed of the object if it is moving. अगर किसी भी चीज़ का स्पीड जो है मतलब ऑब्जेक्ट का अगर कोई स्पीड है, कुछ भी स्पीड है, तो उसको चेंज कर सकता है फोर्स अप्लाई करने पे अगर वो मूव कर रहा है। मे चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या करेगा, डायरेक्शन जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का उसको चेंज कर देगा। मे ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। मे कॉज सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, यानी शेप चेंज कर सकता है, डायरेक्शन बदल सकता है, स्पीड चेंज कर सकता है, कोई चीज़ मूव कर रहा है तो रेस्ट में ला सकता है। यानी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इफ we apply force on any object, what means what things a force can do। फोर्स का इफेक्ट क्या क्या होगा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम लोग मतलब फोर्स लगाते हैं तो ये क्या क्या कर सकता है, व्हाट कैन अ फोर्स कैन डू। तो क्या क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसको रेस्ट में ला देगा, उसका स्पीड को चेंज कर देगा, उसका डायरेक्शन जो है मोशन का उसको चेंज कर देगा, ठीक है, शेप बदल देगा, और ये सारा कुछ भी कर सकता है। Okay, while a force may cause one or more of these effects, it is important to remember that none of these actions can take place without the action of force। क्या होगा कि हम लोगों को हमेशा याद है कि ये जो आपका इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट नन ऑफ दीज एक्शंस कैन टेक प्लेस विदाउट द एक्शन ऑफ फोर्स। इसमें से कुछ भी जो है एक्शन ऑफ फोर्स के बिना नहीं हो सकता है। दस एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ, कैन नॉट चेंज स्पीड बाई इट सेल्फ, इट कैन नॉट चेंज डायरेक्शन बाई इट सेल्फ एंड इट शेप कैन नॉट चेंज बाई इट सेल्फ। यानी कि ये सब में से कोई भी चीज़ जो है बिना फोर्स के नहीं हो सकता है। उसका शेप नहीं चेंज होगा, उसका स्पीड नहीं चेंज होगा, उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, ठीक है। Okay, now come to another topic, contact force। contact force as the name suggests कि contact force मतलब contact में कोई चीज़ आएगा, contact होना चाहिए तभी force लगेगा। muscular force, देखिए एग्जाम्पल से इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि नेम 2 टाइप्स ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, तो मस्कुलर फोर्स एक आपका हो जाएगा और दूसरा कौन सा फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शन। आगे में पढ़ेंगे हम लोग फ्रिक्शन के भी बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि गिव एग्जाम्पल्स ऑफ गिव एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, राइट 2 कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नंबर 1 आपका मस्कुलर फोर्स हो जाएगा, दूसरा फ्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों में कॉन्टैक्ट मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स का कॉन्टैक्ट होना जरूरी है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैन यू पुश और लिफ्ट अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल विदाउट टचिंग इट। क्या आप किसी भी बुक को पुश मतलब जो पुश करना है पुश कर सकते हैं या लिफ्ट कर सकते हैं बुक को बिना छुए हुए। अगर कोई भी बुक है आपका और वो टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो बिना उस बुक को छुए हुए क्या आप उसको पुश कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं? नो। कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट। क्या मान लीजिए एक बाल्टी पानी का भरा हुआ, उसको आप उठा सकते हैं, पानी का जो बकेट है उसको, बिना उसको पकड़े हुए? नहीं। Generally, to apply a force on an object, your body has to be contact
विद द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या होना चाहिए कि आपको मतलब टू अप्लाई फोर्स एन ऑब्जेक्ट योर बॉडी हैज़ टू बी कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट। आप किसी भी चीज़ पे फोर्स कब लगाइएगा? जब आपका बॉडी उस चीज़ पे के कांटेक्ट में आएगा। बिना छुए तो आप नहीं लगा सकते हैं फोर्स, ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। ये सारा जो फोर्स लग रहा है, ये जो मस्कुलर फोर्स लगता है, ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ये बिना छुए हुए नहीं होगा, ठीक है? इसीलिए इसको हम लोग कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। द कांटेक्ट में ऑल्सो बी विद द हेल्प ऑफ स्टिक और अ पीस ऑफ रोप। जो कांटेक्ट है आपका, वो आपका किसी भी तरह से, जैसे क्या है कि एक बुक है मान लीजिए, ठीक है, एक बुक है, एक स्टिक से भी आप इसको ठेल दीजिएगा तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। तो ज़रूरी नहीं कि हाथ से ही हम छुएं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होना चाहिए, ठीक है? When we push an object like a school bag or lift a bucket of water, where does the force come from? अगर हम लोग जो पुश कर रहे हैं स्कूल बैग को या बकेट ऑफ वाटर को, तो ये सारा फोर्स कहाँ से आता है? दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी, ठीक है? हम लोग अपना मस्कुलर फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग का जो मसल्स में फोर्स है वो फोर्स से हम लोग किसी भी काम को कर रहे हैं। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? डिफाइन मस्कुलर फोर्स। द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ muscles, the force which is resulting due to the action of muscles के एक्शन से जो भी फोर्स रिजल्ट हो रहा है, जो भी फोर्स काम कर रहा है, उसको हम लोग मस्कुलर फोर्स बोलते हैं। इट इज द मस्कुलर फोर्स दैट इनेबल्स अस टू परफॉर्म ऑल एक्टिविटीज इन्वॉल्विंग मूवमेंट और बेंडिंग ऑफ बॉडी। ये हमारा मस्कुलर फोर्स ही होता है जो कि हम लोगों को सारा काम करने में मदद करता है, जैसे कि हमारा बॉडी का मूवमेंट, बॉडी को घुमाना। इन क्लास 7 यू हैव लर्न दैट इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन द फूड गेट पुश्ड थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में क्या होता है? फूड जो है वो एलिमेंट्री कैनाल में पुश होता है। कुड इट बी अ मस्कुलर फोर्स दैट डज इट? क्या ये मस्कुलर फोर्स उसको करता है? यू ऑल्सो नो दैट लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट वाइल वी इनहेल एंड एक्सेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ठीक है? क्या होता है कि हमारा जो लंग्स होता है, हम लोग हवा को लिए तो क्या हुआ? लंग्स फूला, इनहेल किए, ठीक है, एक्सेल किए तो क्या हुआ? लंग्स पचका, ठीक है? तो जब हम लोग एयर को इन और आउट करते हैं ब्रीदिंग में, तो ये क्या होता है? मस्कुलर फोर्स लग रहा है। वेयर आर दीज मसल्स लोकेटेड विच मेक ब्रीदिंग पॉसिबल? कैन यू लिस्ट अ फ्यू मोर एग्जाम्पल ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है? तो हम लोगों का ये जो ब्रीदिंग में, तो दिल में जो हमारा मसल्स है बेसिकली वही ना कर रहा है, ओके? कैन यू लिस्ट फ्यू मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मसल्स? क्या आप और भी बहुत सारा लिस्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल जो कि आपका मसल्स से एक्सर्ट किया जाता है फोर्स, उससे हमारा जो भी काम हो रहा है, तो बाल्टी का पानी उठाना या दौड़ रहे हैं तो हमारे पैर का मसल्स काम कर रहा है, ठीक है? बाल्टी का पानी उठा रही तो हाथ का मसल्स काम कर रहा है, ठीक है? तो ये सारा जो है सो एग्जाम्पल्स हो सकता है। नाउ animals also make use of muscular force to carry out their physical activity and other tasks. Not only we human beings but animals, और हम लोग animals में ही आते हैं, okay? Don't you think that you are not animal? We are social animals, okay? The highest creature of God. Now, तो एनिमल्स भी जो है वो अपने मस्कुलर फोर्स को यूज़ करते हैं फिजिकल एक्टिविटी को कैरी आउट करने में। एनिमल्स लाइक bullocks, horses, donkey, camels are used to perform various tasks. For us, in performing these tasks, they use what kind of force? Muscular force. Okay, यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि we say that animals like bullocks, horses and donkeys, camels are performing many activities for us. Which kind of force they are applying? They are applying muscular force. Okay. See. Here muscular force of animal are used to carry out many difficult tasks. यहाँ पे देखिए ये दोनों बैल है, ये दोनों चल रहा है, तो इसमें क्या लग रहा है? इन लोगों का मस्कुलर फोर्स लग रहा है, ओके? नाउ सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ ऑब्जेक्ट, मस्कुलर फोर्स जो है तभी अप्लाई किया जाता है जब वो किसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्टैक्ट में आता है। इट इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट फोर्स। हम आपको पहले ही बताए थे कि जब किसी भी चीज़ को करने के लिए दो ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट होता है तो उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। आर देयर अदर टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स? लेट अस फाइंड आउट। क्या मस्कुलर फोर्स के अलावा भी कोई कांटेक्ट फोर्स होता है? बिल्कुल होता है। फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन,
नाउ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसको कहते हैं? ओके, रिकॉल सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस. अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट. मान लीजिए कोई बॉल जो है उसको बहुत ज़ोर से आप मारिए बैट से, तो देखिएगा कुछ दूर में जाने के बाद वो खुद ब खुद रुक जाएगा. उसको रोकने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद रुक जाएगा. तो कैसे रुक रहा है? क्या कोई फोर्स उस पर काम किया? अब काम किया तो एक्सटर्नल तो कोई दिख नहीं रहा है, कोई आके तो खड़ा हुआ नहीं उस बॉल के रास्ते पे, तो उस वहाँ पे उस जगह पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है. समझे? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है. ठीक है. और ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन का जो फोर्स होता है उसके अपोजिट काम करता है. आ रही है बात समझ में? जैसे कि ये बॉल इस तरफ मूव कर रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरफ मूव लग रहा है. ठीक है. तो इसीलिए ये जो है सो रुक जाता है. ओके, व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाईसाइकिल इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू स्टॉप. जब हम लोग बाईसाइकिल को पैडल करना जो है सो बंद करते हैं तो वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है और वो रुक जाता है. अ कार और स्कूटर ऑल्सो कम्स टू रेस्ट वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ. कार और स्कूटर भी क्या होता है, जब हम लोग उसका इंजन को बंद कर देते हैं तो क्या होता है, वो रुक जाता है. सिमिलरली अ बोट कम्स टू रेस्ट इफ़ वी स्टॉप रोइंग इट. जो बोट है अगर उसको चलाना बंद कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी रुक जाएगा. कैन यू ऐड सम मोर सच एक्सपीरियंसेस. क्या आप कुछ और एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते हैं? बहुत सारा, एंड नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर. ठीक है. मान लीजिए कि कैरम बोर्ड का गोटी देखे हो, कैरम बोर्ड खेलते हो तो ऐसे स्ट्राइकर मारते हो ना, तो क्या होता है, कुछ दूर के जाने के बाद क्या होता है, वो रुक जाता है. मान लीजिए कि कोई किसी गोटी में नहीं भी टकरा है तो फिर भी तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है. ओके, तो और भी सारा एग्जाम्पल्स होता है, वो आप ढूंढ लीजिएगा. इन ऑल दीज सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट येट देयर स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम. ठीक है. यहाँ पे जो पहले मैंने बात कही कि एक्सटर्नल तो कोई फोर्स अलग से नहीं लग रहा है, फिर भी उनका स्पीड जो है सो ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे डिक्रीज करता है. जैसे कि बॉल का ही एग्जाम्पल हम आपको दिए, बॉल के एग्जाम्पल से ही समझिए कि वो उसके ऊपर ऐसा नहीं है कि कोई जाके उसको रोका या किसी चीज़ से हम उस चीज़ को रोकने का कोशिश की. नो, नॉट एट ऑल. पर फिर भी वो रुक गया. क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वर्किंग ऑन इट. वॉट कॉजेज अ चेंज इन देयर स्टेट ऑफ मोशन. तो फिर ऐसा क्या चीज़ है जो उनके स्टेट ऑफ मोशन को चेंज किया? कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम. कैन यू गेस द डायरेक्शन इन विच द फोर्स मस्ट बी एक्टिंग इन ईच केस. क्या उसके ऊपर कोई फोर्स काम कर रहा है? क्या आप ये गेस कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में वो फोर्स काम कर रहा है? यस, वी कैन गेस. The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. Yes, यहाँ आता है फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कि ये अगर हम कोई जो बॉल है उसको मारें और वो खुद जा रहा है और उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा और वो खुद ब खुद रुक गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज वर्किंग ऑन इट. ओके, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल? द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेजुअली डिक्रीज इन द स्पीड. Got it? It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. Okay? और किस डायरेक्शन में काम करता है? हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई चीज रुक रहा है तो गति के विरुद्ध में वो फोर्स लग रहा है तभी रुक रहा है. अगर कोई चीज डिप्रिशिएट कर रहा है, इट्स अ नेचर्स लॉ. हमेशा याद रखिएगा, ये नेचर्स लॉ है, ये कोई याद करने की बात नहीं है. इट्स अ नेचर्स लॉ. अगर कोई बॉल जा रहा है तो अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर सेम डायरेक्शन में काम करता तो जरूर उसका स्पीड बढ़ता. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है सो अगर उसको रोकने के काम आ रहा है, बिकॉज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कमिंग इट टू रेस्ट, तो मतलब समझ जाइए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट में काम कर रहा है. गॉट इट? ये एकदम हम प्रैक्टिकल माइंडसेट आपका बता रहे हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है. बहुत सारे बच्चे बिविल्डर हो जाते हैं, अरे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो स्टेट ऑफ मोशन है या जो मूवमेंट का डायरेक्शन है उसके साथ में काम कर रहा है या उसके अपोजिट में काम कर रहा है. नहीं, आप साइंस को नेचर से रिलेट करके चलिए, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा. सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन अ वाटर एंड द बोट ब्रिंग्स इट टू स्टॉप वंस यू स्टॉप रोइंग. इसी तरह से फ्रिक्शन जो है वाटर और बोट के बीच का जो फ्रिक्शन है वो उसको रोकने के काम आता है जब आप जो है सो चप्पू चलाना बंद कर देते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. येस, दैट इज ओनली आई वॉज एक्सप्लेनिंग एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके डायरेक्शन के अपोजिट काम करेगा. गॉट इट? ये हमेशा याद रखिएगा कि
The force of friction, this one is very 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 important. The force of friction always acts opposite to the direction of the moving objects. Since the force of friction arises due to the contact between surfaces, it is also an example of contact force. You will learn more about this force in chapter 12. हम लोग chapter 12 में friction के बारे में और पढ़ेंगे, लेकिन force of friction में हमेशा contact चाहिए दो objects का. That is why it comes under the example of contact force. ठीक है? Give 2 examples of contact force. Number 1 muscular force. Number 2 friction. Got it? You may be wondering whether it is essential for the agent applying a force on an object to be always contact with it. Let us find out. अच्छा, क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो उसके कांटेक्ट में ही हो? चलिए इस बात का भी आंसर निकाल लेते हैं. सो वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नाउ अगेन कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से है? अब आइए पढ़ते हैं कि ऐसे फोर्सेस जिसमें कि कॉन्टैक्ट नहीं होता है दो ऑब्जेक्ट्स का. मैग्नेटिक फोर्स इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट. टेक अ पेयर ऑफ बार मैग्नेट्स. ठीक है, पेयर लीजिए, 2 बार मैग्नेट्स. प्लेस द लॉन्गर साइड of one of the magnets over 3 round shaped pencils or wooden rollers as shown in 11.10 figure. ये देखिए 3 पेंसिल लीजिए, उसके ऊपर एक वुडन जो मैग्नेट है उसको रखिए. इज दैट क्लियर? उसके बाद नाउ ब्रिंग वन एंड ऑफ द अदर मैग्नेट नियर द अदर एंड ऑफ मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर. यहाँ पे देखिए एक जो मैग्नेट है उसके बगल में दूसरा मैग्नेट को ले आइए, और इस बात का ध्यान रहे कि ये दोनों मैग्नेट्स टच नहीं करने चाहिए. ठीक है? मेक श्योर दैट द 2 मैग्नेट्स डू नॉट टच ईच अदर. ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स, और उसके बाद ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है. नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर्स. क्या कीजिए कि जो रोलर्स के ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है दूसरा मैग्नेट को उसके पास लाइए. Note what happens to the magnet placed on the rollers every time another magnet is brought near it. अब ये ध्यान रखिए कि ये जो मैग्नेट है जो पेंसिल के ऊपर रखा हुआ और दूसरा मैग्नेट जो इसके करीब लाया जा रहा है, तो हो क्या रहा है. ये देखिए, ये नॉर्थ पोल मान लीजिए और ये साउथ पोल मान लीजिए. ओके, ये ब्लू वाला को नॉर्थ पोल मानिए और ये साउथ पोल मानिए. तो एक बात याद रखिएगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, कि unlike charges attract each other and like charges repel each other. यानी नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल अगर आएगा तो वो दोनों को रिपेल हो जाएगा, और नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे की तरफ आएगा तो वो अट्रैक्ट होगा. ठीक है? तो क्या होगा जब इधर देखिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा कि ये दोनों अट्रैक्ट होगा, पास आएगा, और अगर नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल को लाइएगा तो ये रिपेल होके फिर अलग हो जाएगा. गॉट इट? नाउ यहाँ पे हम लोग यही ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्विंग अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन द 2 मैग्नेट्स. गॉट इट? नाउ मूव फर्दर. डज द मैग्नेट ऑन द रोलर्स बिगिन टू मूव व्हेन द अदर मैग्नेट इज बाउट नियर इट? Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? Does it always move in the direction of approaching magnet? What do these observations suggest? Okay, क्या हो रहा है कि जब हम दूसरे मैग्नेट्स को ला रहे हैं तो क्या जो पेंसिल्स था वो रोल कर रहा है. ठीक है? क्या जो डायरेक्शन, डज इट ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग मैग्नेट? क्या वो हमेशा जो मैग्नेट आ रहा है उसके तरफ जो है सो वो मूव कर रहा है. आप ये जो सारा चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिएगा, ये आपको क्या सजेस्ट करता है? डज इट मीन्स दैट सम फोर्स मस्ट बी एक्टिंग बिटवीन द 2 मैग्नेट्स? मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि जैसे ही दोनों का जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल अगर मिलेगा तो अट्रैक्ट होगा, उस तरफ घूमेगा, जो पेंसिल है वो उस तरफ घूमेगा, दूसरे वाले मैग्नेट की तरफ थोड़ा करीब जाएगा. और अगर अलग अलग जो उसका मैग्नेट का पोल्स है, जैसे कि आपका मान लीजिए नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल है, तो वो क्या होगा? रिपेल होगा. तो जो पेंसिल्स है वो क्या होगा? थोड़ा सा साइड होगा, मतलब अलग हटेगा, दूर हटेगा. मतलब कि अगर लाइक जो आपका पोल्स है वो दोनों होगा तो अट्रैक्शन होगा, अनलाइक होगा तो अट्रैक्शन होगा, और लाइक होगा तो रिपल्शन होगा. गॉट इट? You have learned in class 6 that like poles of the 2 magnets repel each other and unlike poles attract each other.
अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी सीन इन द अदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल. ओके, गॉट इट. अट्रैक्शन को हम लोग पुल बोल सकते हैं, रिपल्शन को पुश बोल सकते हैं. डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम. क्या ये सारा जो फोर्स लग रहा था तो इसके लिए आपको दोनों मैग्नेट को पास में लाना पड़ा? बिल्कुल नहीं. हम 3 पेंसिल के ऊपर एक मैग्नेट को रखे, एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ, दूसरे मैग्नेट का साउथ पोल को जब हम सटाने का कोशिश किए तो पेंसिल क्या हुआ, दूसरे वाले मैग्नेट की तरफ मूव किया. और जब हम नॉर्थ पोल पहले वाले मैग्नेट का था उसी के दूसरे वाले मैग्नेट का भी नॉर्थ पोल को हिलाए तो पेंसिल क्या हुआ, दूसरी तरफ रिपल्स किया. ठीक है, तो इसके लिए दूसरा मैग्नेट जो है वो पेंसिल्स को टच नहीं किया, फिर भी ये जो फोर्स है वो लग ही रहा था. तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल हुआ. ओके, ये जो पूरा आपका इलिस्ट्रेशन था ये इस चीज़ को समझाने के लिए था कि मैग्नेटिक फोर्स काम करता है और उसके लिए कॉन्टैक्ट का, दो ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट का ज़रूरत नहीं है. गॉट इट. A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. The force exerted by the magnet is an example of non-contact force. Okay, magnetic force is an example of non-contact force. Okay, as I have teach you earlier also कि contact force का 2 examples बताइए, तो non contact force का भी 2 examples बताइए. ये question आ सकता है, give 2 examples of non contact force. तो what are the examples? Number 1 is magnetic force and number 2 is electrostatic force. Got it? Similarly, the force exerted by the magnet on a piece of iron is a non contact force. Okay, तो जो फोर्स काम कर रहा है आपका पीस ऑफ, द फोर्स एक्सर्टेड बाय एन मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज कॉल्ड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. मान लीजिए एक आयरन का किल है, उसके ऊपर से मैग्नेट लाइन, ये किल जो है सो बिना कांटेक्ट में इसमें जाके चिपक जाएगा. तो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फोर्स से हो रहा है. ये जो इसमें जाके चिपक गया ये तो मैग्नेटिक फोर्स से हुआ, तो इसके लिए तो कांटेक्ट का जरूरत नहीं पड़ा ना. तो इसलिए मैग्नेटिक फोर्स इज एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स. नाउ कम टू अदर टाइप ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. Take a plastic straw and cut it into nearly 2 equal pieces. Take a plastic straw and cut it into nearly 2 equal pieces. एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ लो और इसको 2 इक्वल भाग में बांटो. Suspend one of the pieces from the edge of the table with the help of piece of thread. ओके, तो आपको आगे क्या करना है, एक जो पीस है ये का स्ट्रॉ का, उसको आपको सस्पेंड करना है, धागा से लटका देना है कनेक्ट करके. ठीक है, जैसे ये देखिए यहाँ पे 11.11 जो आपका फिगर है उसमें एक जो स्ट्रॉ है वो थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है. ओके, और एक आपका स्ट्रॉ का जो पीस है आप देख रहे होंगे यहाँ पे, एक जो स्ट्रॉ का पीस है ये जो है ये हाथ में है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with the sheet of paper. ठीक है, now hold the other piece of straw in your hand and rub it with the free end rub its free end with the sheet of paper. तो क्या करना है कि जो हाथ में हम स्ट्रॉ लिए हैं उसको पेपर शीट के ऊपर हल्का सा रब करना है. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. यानी कि जिस स्ट्रॉ को हम रब किए थे पेपर पे उसको सस्पेंडेड, जो स्ट्रॉ को लटका के रखे उसके पास लाना है. मेक श्योर दैट द 2 पीसेस डज नॉट टच ईच अदर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. और इस बात का श्योरिटी होना चाहिए कि ये जो 2 पीस है, ये जो 2, एक रब्ड स्ट्रॉ है और एक अनरब्ड स्ट्रॉ है, वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं करना चाहिए. अब हम लोग इसको क्या ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं ये देख करके. नेक्स्ट, रब द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ द स्ट्रॉ विथ अ शीट ऑफ पेपर. अब क्या करना है कि अभी तक तो बस एक को ही हम लोग किए थे, जो हाथ में लिए थे उसी को ना हम लोग पेपर पे रब किए थे. अब जो स्ट्रॉ लटकाए हैं उसको भी पेपर से रब कर देना है. अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रॉ दैट वाज रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रॉ. अब क्या करना है, अब फिर से हमको जो पहले का रब किया हुआ हाथ में जो हम स्ट्रॉ लिए थे, जो सबसे पहले पेपर पे रब किया हुआ था, उसको थ्रेड से जो बांधा हुआ है उसके पास लेके आना है. अब फिर से हमको ऑब्जर्व करना है. ठीक है, यानी कि क्या कह रहा है कि एक बार आपको क्या करना है, ये वाला जो आपका स्ट्रॉ है इसको पेपर से नहीं रब करना और इसको रब कर देना है. और जब इसको रब करके इसके पास लाएंगे तब क्या होता है ऑब्जर्व करना है. और सेकेंड टाइम में क्या करना है, इसको भी पेपर से रब कर देना है, इसको भी रब कर देना. उसके बाद क्या होता है ये देखना है. तो क्या होता है देखिए, अ स्ट्रॉ रब्ड विद द पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल्स इफ इट हैज़ ऑल्सो बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर. क्या होगा कि जब
हम पहले वाले स्ट्रॉ को, ठीक है, जब हम पहले वाले स्ट्रॉ को पेपर से रब करेंगे और इसके पास लाएंगे तो क्या होगा, ये पेपर से चार्ज है पर ये अनचार्ज है, तो ये अनचार्ज है ये चार्ज है, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। अब इसको भी पेपर से हम रब कर दिए, इसको भी रब कर दिए, अब ये दोनों सेम चार्ज पे, तो क्या होगा, रिपेल करेगा। गॉट इट। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। ठीक है, a straw is said to have acquired electrostatic charge। जो straw है जब उसको पेपर से रब करते हैं तो वो मतलब पेपर से रब करते हैं तो वो कौन सा चार्ज एक्वायर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ओके, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वाई the straw has been charged and which kind of charge is acquired by the straw after it is rubbed by the sheet of paper। Such a straw is an example of charged body। ऐसा, अच्छा एक और काम कीजिएगा आप लोग, ऐसा कीजिएगा ना कि हेयर्स को शैम्पू करके जाइएगा और पतला जो स्केल होता है उसको सिर पे रगड़िएगा। आफ्टर दैट पतला पतला पीस ऑफ पेपर को बेंच पे लगा दीजिएगा। वो जो स्केल है आपका, जो आपके बाल पे रब किया हुआ था, ऑयली नहीं होना चाहिए, बाल शैम्पूड होना चाहिए। गॉट इट। तो उसको जब आप पेपर के ऊपर लगाइएगा तो क्या होगा कि पेपर अट्रैक्ट होगा। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ये हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे, गॉट इट, चार्ज और अनचार्ज बॉडी के लिए। तो ये भी क्या है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का। अच्छा, एक और चीज़ होता है कि हम लोग ठंडा के दिन में बहुत स्वेटर पहनते हैं, तो जब स्वेटर उतारोगे ना बहुत देर के बाद तो क्या होगा कि आपका चट 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 का आवाज़ आएगा। तो वो भी होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारी जो बॉडी है वो मतलब हमारे बॉडी के अंदर भी तो किसी तरह का चार्ज है, तो वुल जो होता है वो उससे सटता है तो एक चार्ज जो है सो वो बनता है। लेकिन यहाँ पे तो हम लोगों को नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसका एग्जाम्पल हो गया। कैसे कि एक स्ट्रॉ और दूसरा स्ट्रॉ को हम पेपर से रब किए तो वो दोनों स्ट्रॉ तो एक दूसरे को डिफ्लेक्ट भी कर रहा है एक केस में, और एक केस में क्या हो रहा है कि आपका अट्रैक्ट भी हो रहा है। तो ये दोनों ही जो है सो एक दूसरे के ऊपर फोर्स को तो इम्पोज कर ही रहा है, लेकिन कब कर रहा है, हम लोग कॉन्टैक्ट तो नहीं कर रहे हैं दोनों स्ट्रॉ को, तो इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। नाउ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द चार्ज्ड बॉडी ऑन द अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, इफ द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसका क्या आंसर होगा आपका, द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ चार्ज्ड बॉडी ऑन अनदर चार्ज्ड और अनचार्ज्ड बॉडी। ऐसा फोर्स मतलब ऐसे चार्ज्ड बॉडी का जो फोर्स होता है, जो एक चार्ज्ड बॉडी जो फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरे चार्ज्ड बॉडी पे या अनचार्ज्ड बॉडी पे, उसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है, दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। ओके, और ये जो फोर्स है ये तब भी काम करता है, कम्स इनटू प्ले तब भी हो सकता है जबकि ये दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो कांटेक्ट में नहीं होते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके, so electrostatic force is an example of another non-contact force. Give two examples of non-contact force. What will be the answer? The answer will be number 1 electrostatic force and number 2 gravitational force. Got it? And magnetic force also will be your answer. Okay, now again come to the next point, gravitational force. You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. Leaves and fruits also falls to the ground when they are detached from the plants. Have you ever wondered why it is so? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हाथ से अगर कोई सिक्का या पेन नीचे गिर जाता है तो वो नीचे ही क्यों जाता है, या पेड़ से पत्ते झड़ के नीचे ही क्यों गिरते हैं, फ्रूट्स नीचे क्यों जाता है? ठीक है, क्यों? There must be some force. When the coin is held in your hand, it is at the rest. As soon as it is released, it begins to move downwards. It is clear that the state of motion of the coin undergoes a change. Okay, क्या होता है कि जब हमारे हाथ से कोई सिक्का हमारे हाथ में होता है तो वो रेस्ट में रहता है, और जैसे ही वो छूटता है तो वो नीचे मूव करने लगता है, नीचे मूव करके ज़मीन पे चला जाता है। तो ये क्लियर है कि रेस्ट से उसका स्टेट ऑफ मोशन जो है सो मूविंग में आ रहा है। तो क्या कैन दिस हैपन विदाउट अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट? क्या ये जो है, ये जो मूवमेंट हो रहा है, ये जो स्टेट ऑफ मोशन में डिफरेंस आ रहा है, वो ऐसे आ सकता है कि कोई भी फोर्स उस पर एक्ट नहीं कर रहा हो? और अगर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है तो विच इज दिस फोर्स, कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है? तो इस पे एक्ट करता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता क्या है। ऑब्जेक्ट और थिंग्स फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम।
कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु नीचे की तरफ इसलिए गिरती है क्योंकि जो अर्थ का फोर्स होता है उसको खींचता है अपनी तरफ. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी. इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स. ओके, द अट्रैक्टिव फोर्स which is imposed by every object and everything, okay, by the earth is called force of gravity. Okay, the force of gravity acts on all objects. The force of gravity acts on all of us all the time without being aware of it. जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है वो हर ऑब्जेक्ट पे काम करता है और हम लोगों पे हमेशा ही काम करता है, हम लोगों को इस बात का पता नहीं चलता है. Water begins to flow towards the ground as soon as we open the tap. Water in the rivers flows downwards due to the force of gravity. जब भी नल खोलिएगा, देखिए टैप खोले तो पानी क्या हो रहा है, नीचे गिर रहा है, इसीलिए तो बकेट ऊपर भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं. क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी, वो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है अर्थ का, वो हर चीज़ को नीचे की तरफ खींच रहा है. नाउ ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अर्थ अलोन. ग्रेविटी जो है सिर्फ अर्थ का ही प्रॉपर्टी अकेले का नहीं होता. इनफैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स वेदर स्मॉल और लार्ज एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट. ठीक है, यानी कि हर ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा हो या बड़ा हो यूनिवर्स में हर दूसरे चीज को खींच रहा है. दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स. हियर इट कम्स द डिफरेंस. जो अर्थ जो है जो अपना अट्रैक्शन पुल करता है तो उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचता है तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं. यहाँ आपको डिफरेंस पता चल गया ना, ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स का डिफरेंस. गॉट इट? नाउ एक और बात है कि जब खींचता है तो ये अर्थ है मान लो और ये छोटा सा बॉल है, तो ये भी इसकी तरफ अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, लेकिन यही अर्थ पे क्यों गिरता है? अर्थ जाके बॉल पे क्यों नहीं गिर जाता है? दैट इज बिकॉज कि अर्थ का मास ज़्यादा है. आप ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बारे में और अच्छे से एग्जैगरेटेड वे में पढ़ेंगे. 11th में बहुत अच्छे से दिया हुआ है इसके बारे में. गॉट इट? आगे भी पढ़िएगा. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट प्रेशर. यू हैव लर्न इन क्लास 7 that strong winds during a storm or a cyclone can blown away even the rooftops. You also learn that winds and cyclones are caused by the difference in the air pressure. Okay, आप लोगों ने 7th में पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग विंड्स जो होते हैं या जो साइक्लोन होता है वो क्या होता है, जो हमारा रूफ टॉप्स होता है, एस्बेस्टस बोलते हैं ना हम लोग. कभी कभी एस्बेस्टस जो अच्छे से नहीं ये किया हुआ था उसको उड़ा जाता है, छप्पड़ को भी हटा देता है कभी कभी. गॉट इट? ओके, यू ऑल्सो लर्न दैट विंड्स एंड साइक्लोन्स आर कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन एयर प्रेशर. ठीक है, क्यों आता है विंड्स और साइक्लोन्स? क्योंकि एयर प्रेशर जो होता है उसमें डिफरेंस होता है, इसकी वजह से साइक्लोन्स वगैरह आते हैं. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स? लेट अस फाइंड आउट. क्या कोई रिलेशन होता है प्रेशर और फोर्स में? आइए हम लोग इसको आगे पढ़ते हैं. ठीक है, रिलेशन तो होता है. प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज एक्चुअली force acting on a unit area of a surface is called pressure. Okay, किसी भी यूनिट एरिया पे जितना फोर्स हम लोग लगाते हैं उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं. जैसे कि इस पर्टिकुलर एरिया पे ऊपर से हम लोग हाथ लगा के उसको प्रेस कर रहे हैं तो इसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे. इस पर्टिकुलर एरिया पे जितना फोर्स लगा रहे हैं उसको हम लोग प्रेशर बोलेंगे. यानी कि व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज F/A. ओके, यानी कि फोर्स एक्टिंग इन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर. Try to push a nail into a wooden plank by its head. एक नेल ले लीजिए और उसका जो हेड है राउंड सा उसके ऊपर हम लोग हैमरिंग करके उसको क्या करते हैं? प्रेशर ही तो डालते हैं ना कि वो अंदर ठुक जाए लकड़ी पे. ठीक है, डिड यू सक्सीड? बिल्कुल सक्सीड करते हैं तभी तो कांटी ठोक पाते हैं. ट्राई नाउ टू पुश द नेल बाय द पॉइंटेड एंड. ओके, कुड यू डू दिस टाइम? तो पॉइंटेड जो मतलब आपको क्या कह रहे करने के लिए कि ये जो आपका ये गोल सा है इसके ऊपर हैमरिंग कीजिएगा तो ये ठुक जाएगा, पुश हो जाएगा. लेकिन ऐसा कीजिए ना कि ये गोल वाला को नीचे कर दीजिए और पॉइंटेड वाला को ऊपर करके अब हैमर लगाइए. करने पाइएगा? नहीं करने पाइएगा. क्यों? क्योंकि प्रेशर जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा. ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ पे रहेगा तब ना आप उस चीज़ को अंदर धंसा पाइएगा. ओके, ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट नाइफ एंड देन विथ अ शार्प नाइफ. विच इज़ ईजियर? ऑफकोर्स विथ अ शार्प नाइफ, क्योंकि शार्प नाइफ में क्या होगा? प्रेशर आपका ज़्यादा होगा. क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है. डू यू गेट? अच्छा देखिए, ये आपका P इज इक्वल टू F/A.
यानी कि जो प्रेशर है वो फोर्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया से क्या है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल पढ़े हो ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, फोर्स प्रेशर घटेगा, एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा। ये याद रखना बात। ये जो है जब P इज इक्वल टू एफ बाई ए लिख रहे हैं हम, तो क्या होता है, ये इसके साथ डायरेक्ट प्रपोर्शन में है और एरिया के साथ क्या है, इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में। इनडायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होगा कि एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ओके, और एरिया घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए क्या होता है कि ब्लंट नाइफ हमसे हम लोग क्यों नहीं सब्जी को अच्छे से काट पाते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है। शार्प नाइफ से क्यों काट देते हैं, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है वो कम होता है। Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays an important role in making these tasks easier? Yes? The force acting on a unit area of a surface is called pressure. Okay? Pressure is equal to F by A, यानी force by area on which it acts. मतलब कि जो force होता है वो क्या होता है, the pressure जो होता है, sorry, what is pressure? Pressure is nothing but the force acting on a unit area of a surface. एक यूनिट एरिया पे, एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना फोर्स दे रहे हो उसी को प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। प्रेशर, एरिया घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर आपका घटेगा, अगर एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। गॉट इट? फोर्स के साथ ऐसा नहीं होगा, फोर्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स घटेगा तो प्रेशर भी घटेगा। At this stage we considered only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. इस स्टेज पे हम लोग सिर्फ यही कंप्यूट करें कि परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर किसको बोलते हैं, स्ट्रेट 90 डिग्री पे जो लगता है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। इस स्टेज पे हम लोग परपेंडिकुलरली जो फोर्स लग रहा है उसका ही बात कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पॉटर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ्स ऑन देयर हेड। क्यों, देखिए कुली को देखिए, वो ना एक मोटरी टाइप का रखा रहता है, उसके ऊपर ब्रीफ केस वगैरह देखो यहाँ फिगर में दिखा रहा है कि हैवी लोड्स को रखा है। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा तो इसके सर के ऊपर जो प्रेशर होगा वो कम होगा। अच्छा, सब्जी वाली को भी देखना, गोल गोल सा मोटरा बना करके सर पे रखी रहती है, फिर सब्जी का टोकरी रखती है ताकि सब्जी का जो प्रेशर है उसके सर के ऊपर कम लगे। बाई डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड, सो द प्रेशर ऑन देयर हेड इज रिड्यूस्ड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड। इससे क्या होता है कि प्रेशर कम लगता है और वो जो सब्जी है, सब्जी वाली जो मतलब सब्जी ढो रही है, अगर मोटरा बना के रखी है तो क्यों रखती है कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़े और हमारा प्रेशर जो है वो कम लगे। एक और एग्जांपल है, देखिए हम लोग एक चीज़ फील करेंगी, गर्ल्स स्पेशली, कि जो हाई पॉइंटेड हील्स पहन के लड़कियां चलती हैं उनका पैर बहुत जल्दी दुखेगा क्योंकि उनके प्रेशर पड़ता है, ओके, उनके पैर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। और इसीलिए हम लोग घर में फ्लैट चप्पल पहनते हैं कि एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहेगा तो हमारा प्रेशर जो है ना वो कम पड़ेगा पैर में। आ रहा है बात समझ में आप लोगों को? Note that the area is in the denominator of the above expression. So smaller the area, larger the pressure on the surface of the same force. Note that the area is in the denominator in the above expression. डिनोमिनेटर किसको बोलते हैं और न्यूमरेटर किसको बोलते हैं, पता है ना? P is equal to F by A. This is numerator and this is denominator. So area is where? Area is in the denominator. Okay, so the smaller the area, larger the pressure on the surface of the same force. The area of the pointed ends of the nails is much smaller than that of the head. Okay, ये बात तो मैंने पहले ही आप लोगों को समझा दिया कि ये एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। Okay, now the area of the pointed end of the nail is much smaller than that of head. जो पॉइंटेड नेल होता है उसका जो एरिया होता है पॉइंटेड नेल का वो बहुत कम होता है, उसका जो सर होता है उससे उसका जो नीचे होता है बॉटम, उस पर जो आपका एरिया होता है वो बहुत कम होता है। द सेम फोर्स देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सफिशिएंट टू पुश द पॉइंटेड एंड ऑन द नेल इनटू अ वुडन plank. Now, can you explain why shoulders bag are provided with broad straps, not thin strap?
आप स्कूल वाला बैग देखे होंगे, बहुत चौड़ा पट्टी होता है, बच्चे जो बैग लेते हैं चौड़ा पट्टी होता है, क्योंकि बुक्स वगैरह भारी होता है ना, तो उसका प्रेशर, हमारे लोड जो है हमारे पीठ पे कम आए। वाई द टूल्स मीन्ड फॉर कटिंग एंड पियर्सिंग ऑलवेज हैव शार्प एजेस, क्यों? कट करने के लिए और पियर्स करने के लिए, छेद करने के लिए जो भी हम लोग टूल्स यूज़ करते हैं उसको, उसका जो एजेस होता है बहुत शार्प होता है, ताकि क्या होगा, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ओके। डू लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑन विच द फोर्स एक्ट्स? क्या लिक्विड और गैस जो होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? येस, दैट इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। ओके, लिक्विड और गैसेस जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसको हम लोग फ्लूइड प्रेशर बोलते हैं। ओके। नाउ डज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द फोर्स एक्ट? हाँ बिल्कुल। क्या ये भी एरिया पे डिपेंडेंट होता है इनका फोर्स? मतलब एरिया अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा कम फोर्स लगेगा, और अगर एरिया कम होगा तो फोर्स जो होगा ज़्यादा लगेगा। चलिए आइए हम लोग एक्सपेरिमेंट से इसको भी देखते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस इज कॉल्ड फ्लूइड प्रेशर। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप। एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लीजिए और प्लास्टिक पाइप ले लीजिए। द लेंथ ऑफ द पाइप tube should be about 25 centimeter and its diameter should be 5 to 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheet of a good quality rubber. ठीक है? Say a rubber balloon, stretch the rubber sheet tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position. क्या करना है कि एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ले लेना है जिसका कि लेंथ जो होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा और डायमीटर 5 to 7.5 सेंटीमीटर होगा, और आपको एक थिन शीट लेना है रबर का। ओके, अ रबर बैलून, स्ट्रेच द रबर शीट टाइटली ओवर वन एंड ऑफ द पाइप। ओके, होल्ड द पाइप एट द मिडिल। इस तरह से आपको क्या करना है, एक रबर शीट को स्ट्रेच करके इसमें लगा देना है। ओके, नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू पोर सम वाटर इन द पाइप। अब क्या करना है कि जो पाइप है ये लंबा सा, इसके ऊपर कुछ पानी जो है आप सब कुछ डालिए, जैसे देखिए यहाँ पे डाला हुआ है। ओके, डज द रबर शीट बल्ज आउट? क्या होगा, फूलेगा। रबर का जो शीट होगा, जैसे पानी डालोगे तो वो फूलेगा। नोट ऑल्सो द हाइट ऑफ द वाटर कॉलम इन द पाइप, मतलब कि कम पानी है तो कितना रबर फूल रहा है, और उसमें और पानी ऐड करेंगे तो जो रबर है वो कितना फूल रहा है। pour some more water, observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this process a few more times. Can you see any relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column of the pipe? क्या होगा कि कम पानी डालोगे ये कम फूलेगा, ज़्यादा पानी डालोगे ये ज़्यादा फूलेगा। क्या शो कर रहा है? Pressure exerted by the water at the bottom of the container depends on the height of the column. मतलब पानी का जितना ज़्यादा हाइट होगा, ठीक है, उतना ज़्यादा ये नीचे फूलेगा, मतलब उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। बात समझ में आई? ओके, नाउ टेक अ प्लास्टिक बॉटल. You can take a discarded water of soft drink bottle, fix a cylindrical glass tube a few centimeter long near its bottom as shown in figure 11.15. ओके, क्या करना है, एक प्लास्टिक का बॉटल ले लो, ठीक है, और उसमें क्या करना है, एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब जो है, सो फिक्स अ सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब अ फ्यू सेंटीमीटर लॉन्ग नियर इट्स बॉटम, मतलब कि उसके बॉटम में कुछ आपको ये कर देना, उसको फिक्स कर देना। ऐसे देखो इस फिगर में जैसे दिया हुआ है, देखो ऐसे फिक्स कर दिए। ओके, you can also do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. ओके, तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो कि उसको थोड़ा सा गर्म कर दो ग्लास ट्यूब को, और उसके बाद फिर तुरंत उसको इंसर्ट कर दो, इंसर्टिंग नियर द बॉटम। ओके, मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। जो जॉइंट है उससे वाटर जो है सो लीक नहीं होना चाहिए। इफ़ देयर इज एनी लीकेज, सील with a molten wax cover the mouth of the glass tube
with a thin rubber sheet as you did in activity 11.8। 11.8 में जो एक्टिविटी में आपने किया था, जिस तरह से रबर शीट लगा करके मुंह बंद कर दिया था, वैसे कवर माउथ मतलब उसका कवर कर दीजिएगा। ओके, नाउ फिल द बॉटल अप टू हाफ ऑफ द वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? क्या करना है कि जो बॉटल है उसको उसमें हाफ पानी को भरिए। व्हाट डज द रबर शीट फिक्स्ड विद द ग्लास ट्यूब बल्ज दिस टाइम? क्या होगा कि आप शीट को जैसे भरिएगा पानी को, तो जो रबर फिक्स किए हैं वो क्या होगा, फूल जाएगा। pour some more water in the bottle, is there any change in the bulge of the rubber sheet? और कीजिएगा तो ये और ज़्यादा फूलेगा। ठीक है, अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। कहने का मतलब है इसका कि ये जो लिक्विड है, ये जो आपका कंटेनर है, इस पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। मतलब थोड़ा इतना पानी डाले तो ये इतना फूला है ना, यहाँ तक पानी डालोगे तो ये थोड़ा सा और फूल जाएगा, बस और कुछ नहीं है। नोट दैट द रबर शीट हैज़ बीन फिक्स्ड ऑन द साइड ऑफ द कंटेनर, not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in the case indicates that the water exert pressure on the sides of the container as well? Let's investigate further. Okay, आपको नीचे जैसे आप प्रीवियस में किए थे कि नीचे लगाया हुआ था रबर का शीट, उस तरह से नहीं करना है, आपको बगल में लगाना है, जिससे कि ये पता चले कि ये जो वॉल्स है इस पे भी पानी का प्रेशर लगता है। गॉट इट? नाउ एक्टिविटी 11.10, टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल or cylindrical container. You can take a used tin can or a used plastic bottle. Used tin या plastic bottle भी ले सकते हो। Drill 4 holes all around near the bottom of the bottle. और उसमें 4 छेद कर दो। एक बॉटल लो, उसमें एक ही हाइट पे 4 छेद करो। Make sure that the holes are at the same height from the bottom. नीचे से मतलब बॉटम से वो सेम हाइट पे होने चाहिए। नाउ फिल द बॉटल विथ वाटर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब क्या करना है, उसमें पानी डाल देना है। ठीक है, डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। व्हाट डज दिस इंडिकेट? नाउ डू द डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल। क्या होगा कि ये बॉटल है, 4 छेद कर दिए हैं, तो पानी यहाँ से इससे जितना डिस्टेंस पे गिर रहा है, इधर से भी उतना ही डिस्टेंस पे गिरेगा, इधर से भी उतना ही डिस्टेंस पे गिरेगा, इधर से भी उतना ही डिस्टेंस पे गिरेगा। ये क्या आपको शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि उस हाइट पे, उस पर्टिकुलर हाइट पे चारों तरफ सेम प्रेशर लग रहा है। समझ में आया बात? द लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ, यानी कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। एक बात तो ये पता चला कि जो लिक्विड है वो कंटेनर के वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। दूसरा बात क्या पता चला कि जो हमारा लिक्विड है वो सेम डेप्थ पे इक्वल प्रेशर चारों तरफ एक्सर्ट करता है। ओके, कैन यू नाउ से लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर? यस। ठीक है, अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट से जाने कि जो लिक्विड है वो जो कंटेनर का वॉल्स होता है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। डू गैसेज ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर? डू दे ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर? लेट अस फाइंड आउट। क्या गैस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं? येस ऑफ कोर्स, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर का इन्वेलप हमारे ऊपर रहता है उसी को तो एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in pipe supplying water. I have seen fountains of water coming out of the leaking joints or holes in the pipe supplying water. क्या होता है कि ऐसे पाइप जो है सो आपका पानी का जो सप्लाई वाला पाइप है वो जा रहा है, उसमें होल हो गया, अब ये पानी ऐसे फुहारा से गिर रहा है। नाउ इज इट नॉट ड्यू टू द प्रेशर एक्सर्टेड बाई वाटर ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप? तो क्या ये हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि जो हमारा पाइप से पानी जा रहा है और पाइप का जो आपका आउटसाइड एरिया है उस पर पानी जो है प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो बाहर निकल रहा है उस प्रेशर से। तो येस वी कैन से डैट, ये भी एक एग्जाम्पल है जिससे कि हम लोगों को ये पता चलता है कि जो लिक्विड होता है वो कंटेनर का जो वॉल्स होता है उस पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून व्हाई डू यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ? क्यों जब हम लोग बलून फुलाते हैं तो उसका मुंह बंद करना पड़ता है? वॉट हैपन्स वेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून? ओके, क्या होगा जब बलून हम लोग फुलाएंगे तो उससे जो एयर है वो निकल जाएगा, तो क्या होगा? सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल्स, वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? एक सपोज करो कि एक बलून है उसमें एक होल है, तो क्या उसको फुला पाओगे?
इफ नॉट वाई, नहीं फुल आने पाएंगे क्योंकि हम लोग उसमें हवा भरेंगे, हवा होल से निकलता जाएगा. कैन वी से दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन? येस ऑफ कोर्स, हम लोग कह सकते हैं कि जो एयर है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. अब मान लो कि ये बलून है, हम यहाँ से फुला रहे हैं, मुंह से हवा दे रहे हैं, यहाँ पे होल है तो इधर से डाल रहे हैं हवा, इधर से निकल जा रहा है. तो हम तो ये बिल्कुल सिंपल सा बात है कि कह सकते हैं कि एयर जो है सो प्रेशर ऑल डायरेक्शन में दे रहा है. अब यहाँ पे होल है तो अब यहाँ पे भी होल कर दो तो हाँ ठीक है, यहाँ से भी निकल जाएगा. थोड़ी ना है कि यहाँ पे होल है तो इधर से हवा निकलेगा, यहाँ पे होल होगा तो नहीं निकलेगा. मतलब कि हर डायरेक्शन में जो है सो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. डू यू रिकॉल वॉट हैपन्स टू द एयर इन द बाईसाइकिल ट्यूब when it has a puncture? Do these observations suggest that the air exert pressure on the inner walls of an inflated balloon or a tube, so we find that gases to exert pressure on the walls of their container? साइकिल का चक्का देखे हो ना तुम लोग, वो बोलते हैं ना पंचर बनाने, हवा भरवा रहे हैं साइकिल में, सुने हो ना. तो क्या करता है, जो चक्का होता है उसके अंदर जो रबर का ट्यूब होता है उसमें हवा भरता है, ठीक है. पंचर क्या होता है, नथिंग, कुछ नहीं होता है, एक होल हो जाता है आपका टायर में, टायर का हवा निकल जाता है, यही तो होता है. तो इससे हम लोग ये क्या बोल सकते हैं, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि जो एयर है वो भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है जो मतलब आपका जो ट्यूब है उस पे, इन्फ्लेटेड ट्यूब पे. सो वी फाइंड आउट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. तो इससे हमको ये पता चलता है जो गैसेस होता है वो भी कंटेनर के वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है. नाउ व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको कहते हैं? You know that there is air all around us. This envelope of air is known as atmosphere. हम लोग के चारों तरफ हवा है, नहीं तो हम लोग मर जाएंगे. ओके, तो ये जो envelope of air है इसको atmosphere बोलते हैं. The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. ओके, जो हम लोगों का अर्थ है उसके ऊपर, ये पढ़े हो ना तुम लोग ज्योग्राफी में, 9th क्लास में था शायद. तो हम लोगों का जो अर्थ है उसके चारों तरफ हवा का एक लेयर है, ठीक है, इन्वेलप है. ओके, तो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और यही जो एयर है वो भी तो प्रेशर लगा ही रहा होगा अर्थ के ऊपर, तो इसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. We know that the pressure is force per unit area. If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. Now, देखिए ये पूरा जो पृथ्वी है वो गोल है, ठीक है, इसके ऊपर पूरा गोल सा जो है इन्वेलप ऑफ एयर है. लेकिन मान लीजिए एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ एरिया हम लोग मानते हैं, इसके ऊपर जितना एयर है उसको जो ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी अपने ऊपर खींच रहा है, जितना एयर को अपनी तरफ खींच रहा है इस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर जितना एयर है उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो अपनी तरफ खींच रहा है उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे. समझ में आया? इस पूरे टॉपिक से आपको क्या क्या क्वेश्चन मिल सकता है? व्हाट इज एटमॉस्फेयर? ओके, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? द इन्वेलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर. ओके, what is atmospheric pressure? The pressure exerted by the envelope of air by the atmosphere is known as atmospheric pressure. Okay, now, but how large or small is the atmospheric pressure? Let's get us an idea about the magnitude. और हम कितना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ये हम लोग इसका मैग्नीट्यूड कैसे नापेंगे? टेक अ गुड क्वालिटी ऑफ रबर सकर, ठीक है, रबर सकर आपको लेना है एक अच्छे क्वालिटी का. इट लुक लाइक स्मॉल रबर कप, और वो स्मॉल रबर कप के जैसा दिखता है, ठीक है. ऐसे करके वो कुछ उस टाइप का होता है, जैसे रबर होता है और उसके ऊपर इस तरह से होता है, रबर का ऐसा होता है, उसके ऊपर उठाने वाला होता है, ऐसे हम लोग हाथ से इसको गोला को हटाते हैं, ठीक है. प्रेस इट हार्ड ऑन द स्मूथ प्लेन सरफेस, एक स्मूथ प्लेन सरफेस पे उसको अच्छे से चिपकाइए ऐसे रख करके. डज इट स्टिक टू द सरफेस? क्या वो स्टिक किया? हाँ, स्टिक कर जाएगा. नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस. कैन यू डू इट? अब उसको खींचिए, ठीक है. अ रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ सरफेस, ये जो एक रबर सकर होता है जैसे बड़ा सा रबर का वो टाइप के कवर टाइप का है, उसके ऊपर होल्डर है, उसको आप ऐसे करके चिपकाइएगा ना तो चिपक जाएगा, और उसके बाद उसको खींच के हटाइए. खींचिएगा तो प्रेशर लगेगा आपके हाथ से. व्हेन यू प्रेस द सकर, मोस्ट ऑफ द एयर बिटवीन इट्स कप एंड द सरफेस स्केप्स आउट. जो कप और जो सरफेस है उसके बीच का ज़्यादा से ज़्यादा जो आपका एयर है वो निकल जाएगा.
द sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. जो सकर है वो स्टिक करेगा क्योंकि जो प्रेशर उसके ऊपर जो है सो एटमॉस्फेयर का प्रेशर काम कर रहा है. टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी कि जब हम लोग सकर को हटाएंगे तो उसको हटाने के लिए जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, ओके. दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये जो है आपको, ये जो आपका एग्जाम्पल है, एक्सपेरिमेंट है, एक आपको रफ आइडिया दे देगा कि एटमॉस्फेरिक किसी जगह पे कितना है. इनफैक्ट you would not be possible for any human being to pull the sucker off the surface if there will be no air at all between the sucker and the surface. अगर sucker और surface के बीच में कोई एयर नहीं होगा, ठीक है, तो आप उसको खींच ही नहीं पाइएगा. Does it give you an idea how large the atmospheric pressure is? ये बहुत दम लगेगा आपको खींचने में. ठीक है, तो ये आपको एक रफ आइडिया दे देगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज़्यादा है. If the area of my head were 15 centimeter into 15 centimeter, how much force will exert on my head? अगर मेरे जो हेड का एरिया है वो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर है तो कितना फोर्स जो है एयर का वो हमारे सर पर लगेगा. द फोर्स ड्यू टू एयर इन द कॉलम ऑफ हाइट 15, द फोर्स ड्यू टू air in a column of height of the atmosphere and area 15 centimeter into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 kg, that is 2250 Newton. यानी कि देखिए यहाँ पे ये जो लड़का है इसका मान लीजिए कि 15 इंटू 15 आपका एरिया है, तो इसके ऊपर जो पूरा एयर का प्रेशर लग रहा है, इसके सर के ऊपर जो कॉलम है एयर प्रेशर का, जो प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है वो कितना है, वो कितना लग रहा है 225 kg जो होता है ना, उसके नियरली अबाउट उतना जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी इसके ऊपर लग रहा है. लेकिन इतना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने के बाद भी, इतना एयर का प्रेशर होने के बावजूद भी, तो हम लोगों के ऊपर कुछ भी असर नहीं होता. वी आर नॉट क्रश्ड, क्योंकि जो हमारा बॉडी का प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या कर देता है, निगलेक्ट कर देता है, कैंसिल आउट हो जाता है. यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हमारे बॉडी के अंदर भी प्रेशर होता है, वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं. द रीजन वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज दैट द प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी is also equal to the atmospheric pressure and balances the pressure from the outside. हमारे बॉडी के अंदर जो प्रेशर होता है वो हमारा जो प्रेशर होता है आउटसाइड का एयर का, उसको क्या कैंसिल आउट कर देता है. ओके, गॉट इट. नाउ देखो अब पढ़ते हैं हम लोग. डिड यू नो ऑटो वॉन ग्यूरिश, जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है, ये जर्मन साइंटिस्ट है 17th सेंचुरी के, इन्वेंटेड अ पंप टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल. ठीक है, किसी भी वेसल में से वो एयर को निकालने का पंप इन्वेंट किए थे. ये जो साइंटिस्ट थे, जर्मन साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी के, तो वो एक पंप इन्वेंट किए थे जिससे कि किसी भी वेसल से एयर जो है सो वो निकाला जा सकता था. विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर. ओके, तो क्या किए कि वो ड्रामेटिकली जो फोर्स ऑफ एयर प्रेशर है उसको निकाल दिए. ही जॉइंड two hollow metallic hemisphere of 15 centimeter diameter each and pumped air out of them. ये क्या किए यहाँ देखो कि दो जो hollow hemisphere है, got it, इसमें से एयर निकाल दिए. ओके, then he employed 8 horses on each hemisphere to pull them apart. So great is the force of air pressure that the hemisphere could not be pulled apart. ठीक है, क्या किए कि बीच में से सारा एक्सट्रैक्ट कर दिए एयर को, ये दोनों को चिपका दिए. अब देखिए कि 8-8 घोड़ा एक तरफ लगा हुआ है, फिर भी इसको अलग नहीं कर पा रहा है. गॉट इट. ओके, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में. एंड हियर वी आर एंडिंग अप द चैप्टर. तो इस चैप्टर का सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. सो थैंक यू.